क्या है वजह कि इतने विवादों में पड़ते हैं आप? मुझे कंट्रोवर्सी की जरूरत क्या है? आदिपुरुष मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गलती थी। 86 साल का मेरा बाप ऐसी ताकत से मेरे साथ खड़ा होता, मुझे फोन करते, मनु चिंतामणकर नाम है मेरा बेटा, फिर मुझे आके कह रहा है पापा ये सुअर का बच्चा क्या होता है। जब 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे गुजर गए, जब आंख ही नहीं लगी, मुझे यही पता नहीं कि नींद क्या होती है, मुझे शट बोला उन्होंने। बात वहां तक हो सकती थी जहां तक मैं ये समझता कि मेरा भाई मुझसे नाराज है। ये देश बहुत समझदार है, इसको भी पता है कि कौन कितने पानी में है। आप अपने बेटे का नाम अब्दुल कलाम रखो, महमूद रखो, अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखो, आरिफ रखो, इतने सुंदर सुंदर नाम है। तैमूर। आपको बहुत एंटी मुस्लिम माना जाने लगा। अकबर, औरंगजेब और इस सब पर ही आपका इतना अकबर और औरंगजेब खराब लोग थे, अकबर और औरंगजेब विलेन थे, खलनायक थे। कल मैं कहूं आपसे कि मेरा हीरो तो रावण है। क्यों रावण हीरो है? क्योंकि वो ब्राह्मण था। अरे कमाल है, ही वाज अ रेपिस्ट। अगर अकबर ने औरंगजेब ने कुछ गलत किया, इस देश के मुसलमान की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसका जवाब दे। आप क्यों जवाबदेही ले रहे हो? बॉलीवुड में ऐसी बातों को तो बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है। इसलिए तो मुझे पसंद नहीं किया काम मिलेगा आपको अब आगे या अपना काम खुद रचेंगे? क्या करेंगे आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे। हेलो, नमस्ते। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। क्या कहूँ आपको, मनोज मुंतशिर या मनोज मुंतशिर शुक्ला? पहले तो आपको नमस्ते ऋचा जी। मैं ही मनोज मुंतशिर हूँ, मैं ही मनोज मुंतशिर शुक्ला हूँ। मेरे अंदर न कभी कुछ बदला था, न कभी कुछ बदलेगा। मेरे पासपोर्ट पे मनोज मुंतशिर शुक्ला जिस दिन पहला पासपोर्ट बना था उस दिन से लिखा हुआ है। ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अचानक शुक्ला बन गया, अचानक मुंतशिर बन गया। लेकिन इस एक नाम से बहुत बहुत विवाद हुआ आपका। हाँ, मैंने अगर अपनी पहचान अपने साथ जोड़ ली, अपना फैमिली नाम, अपने पिता का नाम, जिसपे मुझे बड़ा गर्व है और हर किसी को होना चाहिए। और ये गर्व इसलिए नहीं है कि मैं किसी प्रिविलेज्ड क्लास में पैदा हुआ या कोई प्रिविलेज्ड सरनेम है मेरा। कोई भी सरनेम मेरा होता, मैं बड़े गर्व से उसको फ्लॉन्ट करता। मैं जहां भी मैंने जन्म लिया है, जिस माता पिता से भी जन्म लिया है, वो सवर्ण हैं, वंचित हैं, दलित हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे मुझे गर्व होता। तो मैं शुक्ला हूं और शुक्ला होने पे मुझे बाकायदा गर्व है। मैं ब्राह्मण हूं, इस पे मुझे जितना गर्व होना चाहिए उतना है। तो ये सब तो बहुत आपके विवादों की वजह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहीं से मनोज शुरू करना चाहूंगी कि कंट्रोवर्सी से आपको प्यार है या लगता है कि पीछे पड़ गई हैं, आप उसको इनवाइट करते हैं या वो आ जाती हैं, फिर आपको समझ नहीं आता अब इनका करना क्या है? क्या है वजह कि इतने विवादों में पड़ते हैं आप? ऋचा जी, एक चीज देखिएगा, कुछ लोग हैं ऐसे, ये सच कह रही हैं आप, जो कंट्रोवर्सीज पैदा करना चाहते हैं क्योंकि उससे उनको 15 सेकंड्स ऑफ फेम मिलता है, अटेंशन मिलता है, थोड़ी बातें बातें हो जाती हैं, सोशल मीडिया पे कुछ रील्स चल जाती हैं। एक ईमानदारी से मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरी दोस्त भी हैं और आप मुझे बहुत जमाने से जानती हैं, मुझे कंट्रोवर्सी की जरूरत क्या है? बिल्कुल नहीं। मिलियंस ऑफ व्यूज आपके हर गाने पर आपको मिलते हैं। एग्जैक्टली तो कंट्रोवर्सी से किसी का फायदा हुआ होगा, मेरा तो नुकसान ही हुआ है। तो मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि वो मेरे अंदर की आवाज थी, मुझे ये बात कहनी थी। और मैंने रिफ्लेक्स में कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठा और मैंने कुछ सोचा और मैंने बोल दिया। जिन चीजों पे मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, मुझे लगा अब ये बात अपने लोगों से भी कहनी चाहिए, मैंने वो बातें आके कही। लेकिन कंट्रोवर्सी मैंने कभी क्रिएट नहीं करनी चाहिए और मैं आज भी क्रिएट नहीं करना चाहता। इससे सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसे व्यक्ति का नुकसान होता है, मुझे कोई फायदा नहीं होता। अब आपको ये तो पता है कि अब आप आगे चाहे 20 साल तक भी इंटरव्यू जो भी देंगे उसमें आदि पुरुष का जिक्र आएगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। हम चाहे या ना चाहे, क्योंकि आजकल जैसे हम बात करते थे कि डिजिटल फुटप्रिंट्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं। क्या लगता है कभी हम सबके साथ जब कुछ गलत हो जाता है या हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम, मेरे साथ भी होता है कि मैं बैठ के सोचती हूँ कि क्यों हुआ, क्या उस समय मेरा भाग्य ही समय खराब चल रहा था, मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, क्या हुआ था? जब आप आज सोचते हैं, गलतियां जो है ना, वो गलतियां इसलिए हैं क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्ट में समझ में आती हैं। पीछे मुड़ के जब आप देखते हो तब आपको समझ में आती हैं। और जिनसे भी इस देश में गलतियां हुई हैं, दुनिया में जिनसे भी गलतियां होती हैं,
गलती करते वक्त आप उसको कभी गलती के तौर पे नहीं कर रहे होते, आपको लग रहा है यही सही है, और फिर जब वो हो जाता है आप पलट के देखते हैं तो लगता है हाँ ये नहीं करना था। इसीलिए वो शब्द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, भूल आप कहते हो। भूल क्यों है? वो भूल इसीलिए है क्योंकि जब आप कर रहे थे तो आपको पता ही नहीं था कि ये भूल है, बाद में ही पता चलेगा। आदिपुरुष मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी भूल, और मैंने बहुतों को निराश किया। उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूं। उसके लिए ये देश अगर मुझ पे उंगलियां उठाए, अगर मेरी तरफ पत्थर उछाले, तो पूरा अधिकार है इस देश को। और कारण ये है कि मैं जो कुछ भी हूं मुझे बनाने वाले भी तो यही लोग थे। तो जब ये गली गली में तेरी गलियां गाते हुए घूम रहे थे, जब कौन तुझे यूं प्यार करेगा गाते हुए घूम रहे थे, जब इन्होंने मेरे लिखे हुए डायलॉग्स को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बना दिया, बाहुबली, तब तो मैंने नहीं पूछा वाई मी, तब तो मैं बड़ा खुश था इनके प्यार से। तो फिर जब मैंने इनको मायूस किया और इन्होंने मुझे सजा दी अपनी तरफ से, तो मुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं है ऋचा जी, तो वाई मी। वो भी ठीक था, ये भी ठीक है, और मैं ये भी जानता हूं कि बड़ा क्षमाशील देश है ये। इसके डीएनए में क्षमा करना लिखा है। अगर कोई दिल से माफी मांगे तो ये देश क्षमा कर देता है। मैंने अपनी अंतरात्मा से माफी मांगी है आदिपुरुष के लिए, और मैं हर दिन देखता हूं कि हाँ थोड़ी थोड़ी क्षमा मुझे रोज मिल रही है, धीरे धीरे मिल रही है, मिल जाएगी धीरे धीरे। उस समय कुछ असमंजस की स्थिति में रहे क्या आप? क्योंकि पहले आपने डिफेंड करने की कोशिश की, सबसे पहले आप शायद शांत थे, एकदम साइलेंस थी, फिर आपने थोड़ा डिफेंड भी करने की कोशिश की, देन यू अगेन वेंट साइलेंट, फिर माफी मांगी। तो क्या उस समय, मैं समझना चाह रही हूँ एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, मनोज मुंतशिर के दिमाग में चल क्या रहा था? कभी कभी कि हमें ये भी लगता है कि ये टेम्पररी है, सेटल हो जाएगा, फिर नहीं सेटल हुआ, क्या ऐसा था? मैंने एक ऐसी चीज को डिफेंड करने की कोशिश की जिसमें सारी गलती मेरी नहीं थी। बहुत बड़ी गलती तो खैर थी मेरी, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ था जो मेरे हिस्से का नहीं था। लंका कैसी दिख रही है, उसका रंग कैसा है, गोल्डन है या ब्लैक है, नॉट माय कॉल। माँ सीता ने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, नॉट माय कॉल। हनुमान जी का लुक क्या है, नॉट माय कॉल। रावण खिलजी जैसा क्यों दिख रहा है, नॉट माय कॉल। ये सब चीजें मैंने तो निश्चित नहीं की थी, लेकिन हाँ मुझसे ये गलती जरूर हुई कि मैं जब किसी प्रोजेक्ट पे जब मैं काम करता हूँ तो मेरी बड़ी वफादारी हो जाती है उस प्रोजेक्ट के लिए। इसको आप स्मॉल टाउन सिंड्रोम कह लें, ओवर इन्वॉल्व हो जाना उसमें। हाँ, मैं छोटे शहर का लड़का हूँ और मैं वो जैसे बड़े शहर के बड़े अराइव्ड बुद्धिजीवी लोग बात करते हैं ना कि आई गेट डिस्कनेक्टेड, सो आई एम इन्वॉल्व्ड ओनली टिल अ सर्टेन पॉइंट, देन आई कैन नॉट गेट डिस्कनेक्टेड लाइक दैट। मैं जब कोई प्रोजेक्ट लिख रहा होता हूं तो मैं अपनी पूरी आत्मा, पूरा अंतर्मन, सब कुछ उसमें उड़ेल के लिखता हूं, और मुझे लगता है ये मेरा प्रोजेक्ट है, आई विल स्टैंड बाय दिस थ्रू ऑल थिक एंड थिन। तो आदिपुरुष में बस यही हुआ कि भाई मेरी फिल्म है, मैं इसको डिफेंड करूंगा। ये वफादारी जो थी, इस वफादारी ने बैकफायर किया। मुझे भी इतनी समझ होनी चाहिए थी कि वफादारी कहाँ दिखानी है, कहाँ नहीं दिखानी, बट लेसन्स लर्न्ड। आदिपुरुष मस्ट हैव बीन माय 76th फिल्म, मुझे लगता है। 75 फिल्में मैं आदिपुरुष के पहले कर चुका था, मुझे 75 फिल्मों ने उतना नहीं सिखाया जितना एक आदिपुरुष ने सिखा दिया। बट एक बात बताइए, मैं उस दिन ये भी सोच रही थी, प्रभास के काम पर कोई असर नहीं पड़ा, कृति सानन के काम पर कोई असर नहीं पड़ा कि भाई आपको मिली हुई कोई फिल्म छीन ली जाए आपसे, आपको किसी फिल्म से निकाल दिया जाए? टीम में किसी के भी काम पर ऐसा बहुत नोटिस में नहीं आया कि किसी का काम खराब हुआ हो, हाँ। या किसी के हाथ से प्रोजेक्ट्स चले गए हों। सिर्फ मनोज मुंतशिर के हाथ से क्यों काम छीना गया या छिन गया? क्योंकि फिल्म का चेहरा मैं बन गया था, और ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ हो कि किसी एक लिरिसिस्ट, एक डायलॉग राइटर। हम तो कोशिश करते रहे हमेशा, और हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इतना अच्छा, इतना बेहतरीन काम किया, मैं आज भी जानता हूं कि इस देश में कोई साहिर लुधियानवी को चेहरे से नहीं पहचानता होगा, और उनसे बड़ा कौन ही हो सकता है। इस देश में कोई शैलेंद्र को चेहरे से नहीं पहचानता होगा, इस देश में कोई आनंद बख्शी को चेहरे से नहीं पहचानता होगा। इतने बड़े बड़े लेजेंड्स, जिनके दम पे, जिनके लिखे हुए शब्दों के आधार पे फिल्मों ने क्या क्या बिजनेस किया, क्या क्या लेजेंडरी लैंडमार्क्स हासिल किए। पता नहीं मेरे हिस्से में क्यों आना था, और गलत तरीके से आना था कि आदिपुरुष पे हर कोई पीछे हो गया, मैं आगे रह गया,
और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, स्मॉल टाउन सिंड्रोम कि नहीं मेरी पिक्चर है। नुकसान तो हुआ, ये कहना तो एकदम ही झूठ होगा कि कोई नुकसान नहीं हुआ। वो नुकसान मैं अब तक सह रहा हूं, लेकिन ये भी सही है कि जिस स्टेज पे हुआ, फायदा नुकसान बहुत मैटर नहीं करता, मॉनेटरी फायदा नुकसान बहुत मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि लोग मुझे गलत ना समझें, और जिस दिन इस देश ने मुझे क्षमा कर दिया उस दिन मैं समझूंगा फायदा ही हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। कितना मुश्किल वक्त था मनोज, जैसे हमने कहा कि अनकही नाम है इसका, और मेरी कोशिश होती है कि मेरे मेहमान वो बातें कहें जो शायद वो कभी नहीं कह पाए या उनके लिए अनकही रह गई। वो जो वक्त होता है, देखिए क्या होता है, एक आप पीक पर चल रहे हैं एकदम, पता नहीं कितना पैसा भी आप कमा रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज में आपके मतलब घर घर में आपके गाने चल रहे हैं, उस समय आपकी इंडस्ट्री भी आपको हाथों हाथ लेके चलती है। उसके बाद एक चीज होती है और रातों रात अपने भी पराये दिखने लगते हैं, कुछ बहुत पराये लोग शायद अपने नजर आने लगते हैं। वो वक्त कैसा था आपके लिए? वो वक्त बहुत उथल पुथल से भरा हुआ था। ये सच है कि ऐसे अनगिनत लोग जो हमारे साथ फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डाल के फ्लॉन्ट करते थे, वही हमारे लिए पोस्ट लिख रहे थे कि ये तो बड़ा ही खराब आदमी निकला। मौका नहीं दिया लोगों ने। जो मुझे जानते थे, दो तरह के लोग थे इसमें, आप देखें। एक तो जो मुझे करीब से जानते थे, जैसे आप या मेरे कई दोस्त। मैं अगर आपसे पूछूं कि ऋषा आपने क्यों पोस्ट नहीं लिख दिया, आप भी एक शख्सियत हैं, आपकी तरफ भी हजारों लाखों लोग देखते हैं, और नाराज आप भी थी। लेकिन आपकी नाराजगी कैसे आई मुझे आज तक याद है। फोन करके आप मुझे बोल रही हैं कि ये क्या किया तुमने, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। ये नाराजगी मेरे लिए बहुत सम्मान के लायक है। जो मुझे जानता है ना, जिसके फोन बुक में मेरा नंबर है, वो मुझे डांट भी सकता था फोन करके। और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो डिस्कनेक्टेड थे, जिनका एक्सेस मुझ तक नहीं था। अगर वो अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पे वेंट आउट कर रहे हैं तो अच्छी चीज है, उनकी नाराजगी का भी सम्मान है। हाँ, लेकिन मैंने ये देखा कि कुछ लोग ऐसा बदले। मुझे आपसे शिकायत होती अगर आपने एक भी पोस्ट की होती, क्योंकि आप मुझे अंदर से जानती हैं। आप जानती हैं कि ये आदमी ना राम विरोधी है, ना ये आदमी राष्ट्र विरोधी है, ये नहीं है। इसने जो किया वो गलत किया, फैक्ट है गलत किया। उस गलती को कैमोफ्लेज करने का, उस गलती पे पर्दा डालने की कोई कोशिश नहीं है। लेकिन मैं वो इंसान तो नहीं हूं ना, हो गई गलती मुझसे। तो आप जानबूझ के कि ये ऐसा इंसान नहीं है, फिर भी आप मुझे ब्लैकलिस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे आ रहे हो, तो इसकी मुझे शिकायत रहेगी। एक जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, ये भी चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग पहचाने गए। बुरे वक्त का फायदा होता है। लेकिन जो मेरे अपने थे, मैंने जमाने बाद अपनी फैमिली बॉन्डिंग इतनी अच्छी महसूस की। आपदा में अवसर था एक तरह से। मेरे और नीलम के रिश्ते, मेरी पत्नी हमेशा से अच्छे थे, पर आप डिस्कवर नहीं करते हो। वो आपको तब पता चलता है जब अचानक आप किसी मुश्किल में होते हो और आपकी बीवी आपके साथ एक पिलर की तरह के खड़ी हो जाती है। फॉर ग्रांटेड हो जाती है ना। हाँ, फॉर ग्रांटेड ही है। शी इज माय वाइफ, व्हाई विल आई लाइक गिव हर एक्स्ट्रा अटेंशन। वो तो है ही मेरे साथ। ऐसा चलता रहता है ना जीवन। अचानक आप देखते हो कि ओह, शी इज स्टैंडिंग बाय योर साइड लाइक ए रॉक। मेरे माता पिता 86 ईयर्स के मेरे पिताजी, 86 साल के तब, अब तो 88 के हो गए। 86 साल का मेरा बाप ऐसी ताकत से मेरे साथ खड़ा होता, मुझे फोन करते, मनु चिंता मत करना, हम हैं। क्या ही कर लेते वो, क्या है उनके हाथ में, क्या एक्सेस है उनके पास। 88 साल का आदमी, 86 साल का। लेकिन वो जो कड़क के बोलते थे ना, मैं हम हैं मन्नू, हम हैं। तो समझ में आया कि इस देश में पिता का होना आपके लिए कितना जरूरी है। वो जो बोल देता है ना, तो आपको लगता है अब सब ठीक, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। उनके घर पे लोग आते और रामायण फेंक के चले जाते, अपने बेटे को दे देना पढ़ ले। अच्छा, ये सब भी हुआ है? रात में अमेठी में पथराव करते, पत्थर फेंकते, ये तो करते ही, लेकिन लोग रामायण की प्रतियां फेंक के चले जाते कि तुम्हारे बेटे ने पढ़ा नहीं, उसको पढ़ाना ये। और मुझे जो घर पे स्टाफ है, ड्राइवर, ये सब लोग मुझे फोन करते, भैया। मम्मी मुझे कभी कुछ नहीं बताती थी कि ये भी हुआ है।
और जब मैं पूछूं तो हंस के बोले, हाँ बहुत दिन से रामायण पढ़ी नहीं थी मैंने भी, आ गई तो मैंने तो पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? दे केप्ट इट सो पॉजिटिव। मेरा बेटा आरव बड़ी प्रोटेक्टेड माहौल में पला बढ़ा, उसको तो खैर कुछ पता ही नहीं था कि जीवन क्या होता है, उसने सिर्फ अच्छे अच्छे दिन ही देखे थे। फिर वो सोशल मीडिया पे लोग उसके लिए गालियां लिखना शुरू करते हैं और वो उन गालियों का मतलब भी नहीं जानता। फिर मुझे आके कह रहा है, पापा ये सुअर का बच्चा क्या होता है? मैंने कहा क्यों इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम सुअर के बच्चे हो। Oh my God. तो मुश्किल तो था। बट साइकिल ऑफ कर्मा, सच मानिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। ये मेरा बोया हुआ था जो मैंने काटा, और अब मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी फसल बोऊं ताकि आने वाले समय में अच्छी फसल काटूं और अच्छी पैदावार हो। शिकायत क्या ही कर। फैमिली पर अटैक किया जाना मुझे लगता है आजकल और सोशल मीडिया की वजह से ये जो शुरू हो गया है। मेरी माँ के बराबर गीत उसके बाद ही आया है? नहीं, मेरी माँ के बराबर गीत उसके पहले आ चुका था। उसके बाद जो गीत आए, आहा, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, राम आएंगे, ये सारे जो सबसे बड़े गीत रहे वो उसके बाद आए। एक गीत था जो मुझे आज तक याद है, जो इसी सिचुएशन पे, इन्हीं हालात में मैंने लिखा। 16 जून 2023 को पिक्चर रिलीज हुई थी आदिपुरुष, और उसके बाद से जिंदगी एकदम ही बदल गई रातों रात, और यहां तक बदल गई कि सुरक्षा के भी इश्यूज थे इस देश में। मैंने कभी सरकार से बहुत प्रोटेक्शन मांगना नहीं चाहा, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं समझा कि मुझे सुरक्षित रखा जाए या मेरे लिए फौज खड़ी कर दी जाए। ऐसा नहीं है, मैं बहुत आम आदमी हूँ और मुझे किसी से कोई डर नहीं है। लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं अपने शोज में भी जो मेरी सिक्योरिटी होती है, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई आना चाहता है तो वो सिर्फ प्रेमवश ही आना चाहता है, उसको मुझसे और कुछ नहीं चाहिए, तो प्लीज आने दो मेरे पास। लेकिन फिर उस वक्त बहुत सारी धमकियां आई, ऐसी ऐसी धमकियां कि आज मारेंगे, आज काटेंगे, अनगिनत धमकियां। तो मैंने थोड़े दिनों के लिए देश छोड़ दिया था। अच्छा। इसे फोर्स्ड हॉलिडे आप कह लें। मैं स्विट्जरलैंड चला गया, वहां से मैं पेरिस चला गया पूरे परिवार के साथ। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा माहौल शांत हो जाए। लेकिन मुझे आज तक याद है, मैं ज्यूरिख स्टेशन पे था स्विट्जरलैंड में, और वहां मैं ट्रेन ले रहा था पेरिस के लिए। एक महिला मेरे पास आई, और जो लोग स्विट्जरलैंड गए हैं उनको पता होगा कि बहुत सारे भारतीय वहां दिखते रहते हैं आपको। वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, ये आपने ठीक नहीं किया, मैं आपको बहुत पसंद करती थी, अब मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा मैम मैं समझता हूँ, मैम मैं समझता हूँ, यू आर हर्ट। ठीक है। मैं आके बैठ गया ट्रेन पे, और ट्रेन पे बैठते ही मुझे रोना आ गया कि ये क्या दिन है। पहले लोग मिलते थे और क्या क्या कहते थे, अब लोग मिलते हैं और मेरे मुंह पे मुझे बोल के जाते हैं। एक गीत हुआ वो ज्यूरिख से पेरिस तक की यात्रा में, वो गीत आज मेरे सबसे बड़े हिट गानों में से एक है, नारायण मिल जाएगा। मेरी आत्मा से निकला हुआ गीत, जो मेरा रिएक्शन था आदिपुरुष को, अगर वो समझना हो किसी को तो वो सिर्फ एक गीत में समझा जा सकता है। मैं यही सोच रहा था कि अपने आप को इंस्पायर कर रहा था कि भाई तुमने कुछ बहुत अच्छा काम भी किया है अतीत में, उसको भी लोग याद करेंगे आज नहीं तो कल। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। क्या बात। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन, मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ये आपने ट्रेन में लिखा है? ये मैंने ट्रेन में लिखा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। अरे वाह। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है,
तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। क्या बात है। और देखिए, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि उस दौर में 6 महीने 8 महीने कितना वक्त हम कहें कि बहुत मुश्किल था? आज तक मुश्किल है। आज तक मुश्किल है। लेकिन अब आप, मुझे लगता है धीरे धीरे शायद उससे उबरने की कोशिश कर रहे होंगे, निकल पा रहे होंगे। उस एक जो पीक का दौर था, कभी खुद पर या ऊपर वाले पर विश्वास उठा? खुद पर भी कि अब नहीं कर पाऊंगा? नहीं, अगर एक चीज ने मुझे वाकई फ्लोटिंग रखा, मैं डूबा नहीं, तो वो सिर्फ इतना था कि मुझे अटूट विश्वास था, पहले अपने परमात्मा पे, और दूसरा उस प्रतिभा पे, उस कला पे जो उसने मुझे दी है। इन दोनों पे मेरा विश्वास कभी नहीं हिला। और ये विश्वास इतना मजबूत था कि मैं आपको एक बात बताता हूं, विश्वास इतना ही मजबूत होना चाहिए। अक्सर हमें लगता है ना कि हाँ, फेथ तो हमें भी है, फेथ वर्ड को हम बहुत लाइटली लेते हैं। फेथ इतनी लाइटली ली जाने वाली चीज है नहीं। आपको अपना फेथ टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छे वक्त में तो ठीक है, सबका विश्वास बना ही रहता है। जब आपका बुरा वक्त आया तो भी आपने क्या मंदिर में उसी तरह दिए जलाए जैसे आप अच्छे वक्त में जलाते थे? क्या फिर भी आप उसी श्रद्धा के साथ, उसी आभार, उसी कृतज्ञता भाव के साथ मंदिर में जाके रोना नहीं कि ये क्या किया भगवान तुमने मेरे साथ? भगवान तुम जो दे रहे हो ना, सब ठीक है, ताली भी और गाली भी। इसमें भी कुछ मेरा भला ही होगा, इसमें भी कुछ मेरा अच्छा ही होगा। हम इंसान है, हमारी नजर बहुत दूर तक जाती नहीं है, हमको बस आंख के आगे दिखता है। तो आंख के आगे दिख रहा है तो इसमें दुख है, हो सकता है इसमें कुछ बहुत अच्छा छुपा हो, आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हो सकता है जो पिछले कुछ दिनों में इतनी कामयाबियां मिली, इतनी शोहरतें मिली, इन्होंने जमीन से मेरे पांव हटा दिए हों, शायद आप मुझे वापस जमीन पे लाना चाहते हो। तो मैं तो जब भी गया भगवान के पास यही कहने गया कि ये भी स्वीकार है, क्योंकि इसमें भी कुछ मेरा भला होगा। फेथ कैसे नहीं हिलता है। एक गांव में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई, तकरीबन 10 सालों तक। एक दिन एक पुजारी, एक पुरोहित वहां आए और उन्होंने बोला कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और मुझे विश्वास है कि जब मैं प्रार्थना करूंगा तो वर्षा होगी। तो कल ब्रह्म मुहूर्त में सारे गांव वाले मंदिर में आप इकट्ठा हो जाना, वहीं हम मिल के प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए, पुरोहित मंच पे आए, उन्होंने कहा तो क्या करें, प्रार्थना शुरू करें? हाँ हाँ, शुरू करते हैं। विश्वास है ना आपको कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी? हाँ हाँ, पूरा विश्वास है। अगर इतना ही विश्वास है तो आपकी छतरियां कहां हैं? तो अगर आप बारिश की दुआ मांगते हुए छतरी साथ में नहीं रखते हैं तो मतलब आपको अपनी दुआओं पे ही भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। मुझे हमेशा विश्वास था और मेरा विश्वास इतना अखंड था, एंड दैट केप्ट मी फ्लोटिंग। बॉलीवुड, कई बार हमें लगता है जो हमारे अपने हैं वो पता चलता है कि मुसीबत में नजर ही नहीं आए, और कई बार ऐसा लगता है कि अरे इनसे तो सिर्फ कभी कभार की दुआ सलाम था, ये मिल गए और ये साथ खड़े हो गए। अगर आप नाम ले सकते हैं तो मैं चाहूंगी कि किससे आपको उम्मीद थी और वो नहीं खड़ा हुआ, और किससे नहीं थी लेकिन वो साथ खड़ा हुआ? कुछ ऐसे नाम है क्या? सच ये है कि मैंने उम्मीद बॉलीवुड में कभी किसी से नहीं रखी। मेरे रिश्ते सब बॉलीवुड के बाहर के हैं। बॉलीवुड मेरे लिए काम करने की जगह है जहां मैं बढ़िया सा काम करता हूं और काम करके मैं अपने घर जाता हूं। कभी सोशलाइज ज्यादा किया नहीं, ज्यादा मेरे दोस्त बॉलीवुड में है नहीं, तो जिन्होंने नहीं साथ दिया उनके बारे में क्या ही बात करना। मैं ऐसे 2-4 नाम जरूर लेना चाहूंगा जिन्होंने मुझे फोन करके ये हिम्मत बंधाई कि हाँ तुमसे गलती हुई, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा और अगर हम किसी काम आ सकें तो प्लीज हमको बताना। मैं वो नाम मैंने आज तक नहीं लिए, पर ठीक है, आज एक वक्त है। अनुपम खेर जी, शिल्पा शेट्टी जी, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त, और उन्होंने फोन किया तो शी स्टार्टेड क्राइंग कि मुझसे नहीं देखा जा रहा है ये सब, और मैंने कहा कोई बात नहीं शिल्पा जी, ठीक है, दिस टू शैल पास। समीर साहब, समीर अंजान जी, उन्होंने मुझे फोन किया, हाँ मनोज मैंने भी देखी पिक्चर, संवाद बहुत अच्छे नहीं है, स्तरीय नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है। देखिए ऐसा नहीं कि मेरी वो तारीफ कर रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं कि संवाद स्तरीय नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है,
मुझे गीत लेकिन बड़े अच्छे लगे। अशोक पंडित जी, अशोक पंडित जी के लिए विशेष तौर पे बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि वो तो एक तरह से राम के कस्टोडियन हैं, हिंदुत्व के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो उनको इस बात का डर हमेशा रहा होगा कि भाई अगर मैं मनोज के साथ खड़ा हो गया तो जो लोग मुझे मानते हैं, जो लोग मेरे साथ हैं, वो अलग खड़े हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो सोशल मीडिया में भी बोला और उन्होंने न्यूज़ चैनल्स पे भी बोला कि मैं मनोज के साथ हूँ, मैं जानता हूँ कि ये गलती जानबूझ के नहीं हुई होगी। तो इन सब चीज़ों की बड़ी इज्जत रही मेरे मन में। अशोक जी ने एक बात और भी बोली थी कि तुम इतना क्यों परेशान हो, मानव योनि में जन्म लेके तो नारायण को भी दुख भोगने पड़े थे। और ये बहुत बड़ी बात थी। आप सोच के देखिए कि भगवान विष्णु जब मानव रूप में आए, श्री राम के रूप में, भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ था आप जानती हैं? दोपहर के वक्त। बाबा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और एक भविष्यवाणी हुई थी उनके जन्म से पहले कि अगर बालक का जन्म दिन के पहले भाग में होगा तो उसको जीवन का सारा सुख, सारा वैभव, सारी संपदा, सब कुछ उसके चरणों में होगा। और अगर उसने दिन के दूसरे भाग में जन्म लिया तो जीवन के सारे कष्ट उठाने होंगे, संघर्षों से गुजरना होगा, राजपुत्र होके भी वनवासियों की तरह, सन्यासियों की तरह जीना होगा। ये दोनों भविष्यवाणियां हुई थी। श्री राम कब आए? जब न सूरज पूरब में था न पश्चिम में, आकाश के बीचों बीच चमक रहा था, न दिन के पहले भाग में न दूसरे भाग में, मध्य में। इसीलिए उनको संसार का सारा वैभव मिला, सारे सुख मिले, सारा यश, सारी कीर्ति, सब कुछ मिला, लेकिन असहनीय कष्ट सहने के बाद। तो मैं ये मानता हूं कि ये किसी के लिए भी, अगर आपके जीवन में दुख आए, संकट आए, तो आप ये सोच के मुस्कुराएं कि जो राम ने सहा वो आप भी सह रहे हैं। और अगर राम की तरह आपने भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा तो आपके राज्याभिषेक के लिए भी कोई अयोध्या जरूर सज रही होगी। ये विजडम आज आया है 2 साल बाद, या उस समय? क्योंकि मैं आपके और 1-2 इंटरव्यूज वगैरह सब देख रही थी, पढ़ रही थी। आजकल इतना मेंटल हेल्थ पे बात होती है, डिप्रेशन आपने भी झेला, आपकी भी रातों की नींद गई, परेशान आप भी हुए? मैं डिप्रेशन पर से नहीं कह सकता कि डिप्रेशन इतना गहरा सब्जेक्ट है, वो अवसाद। तो शायद मैं डिप्रेशन के स्टेट तक तो नहीं गया, लेकिन हाँ ये सच है कि मुझे आज तक किसी मोड़ पे जीवन के मैं नहीं जानता स्लीपिंग पिल क्या होती है। आज मेरी उम्र 50 साल है, ये 48 साल की बात कर रहा हूं मैं। 48 साल में मैंने कभी स्लीपिंग पिल नहीं ली। मैं किसी भी तरह के नशे और व्यसन से दूर इसलिए रहा क्योंकि मुझे हमेशा ये किक रहती थी कि भाई मैं जो कर रहा हूं उसमें क्या नशा है। मैं गाने लिख रहा हूं, मेरे लिखे हुए गाने देश का बच्चा बच्चा गा रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा हूं मैं, अजीब तरह की किक रहती थी। तो दुनिया में कोई भी चीज, दुनिया में कोई नशा इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो मुझे कभी जरूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन जब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे गुजर गए जब आंख ही नहीं लगी, मुझे यही पता नहीं कि नींद क्या होती है, तो मैंने मेडिकल हेल्प ली। मैं डॉक्टर के पास गया और मुझे स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब की गई और कंप्लीटली अंडर मेडिकल विजिलेंस मैं शायद 2 महीने तक तो स्लीपिंग पिल्स पे रहा हूं, क्योंकि सोने का दूसरा कोई तरीका नहीं था। अगर आप होश में हैं तो इतने विचार बिजली की तरह मन में कौंधते थे, क्या क्या कुछ याद आता था। हाँ, तो वो 2 महीने बाद जाके मैंने अपने आप सोना शुरू किया है। बार बार ये होता है ना, मुझसे तो कोई छोटी सी भी गलती हो जाए ना, एक इंटरव्यू में एक सवाल भी गलत पूछ लूं या मिस हो जाए, ऐसा लगता है समय थोड़ा वापस चला जाए, थोड़ा इसको ठीक कर लें इस गलती को बार बार। और यहाँ तो इतनी बड़ी गलती हुई थी, बार बार ये भी तो लग रहा होगा कि कुछ बदल जाए, मैं इसको ठीक कर लूं। ये तब लगता था, आज नहीं लगता। अच्छा, अब देखिए ये चीज बहुत सुनने वालों को अजीब लग सकती है, लेकिन मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलना चाहता। जो जैसा हुआ है, आदि पुरुष भी नहीं बदलना चाहता। आदि पुरुष भी नहीं बदलना चाहता। आदि पुरुष ने मुझे जो लेसन्स दिए हैं, मैंने अपने लोगों की जो कदर करनी शुरू की है। मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि जब मेरे पास लोग होते हैं, जब आज भी हजारों लोग शो करने के बाद जब उनको एक सेल्फी चाहिए होती है, मैं उनकी तरफ कृतज्ञता भाव से देखता हूं कि बहुत बहुत उपकार आपका कि इतना कुछ होने के बावजूद
आपको मेरे साथ फोटो खिंचानी है। आज भी लोग आ रहे हैं, मतलब कमी लगती है लोगों में संख्या में? बीच में कम हुए थे लोग, लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ जहां भी मैं जा रहा हूँ हजारों की तादाद में। मैंने आपसे ये बात बोली थी कि ये देश क्षमाशीलता से भरा पड़ा हुआ है, तो ये क्षमा कर देता है। बस इनको आपकी आंखों में वो सच्चाई दिखनी चाहिए। एक क्षमा मांगना वो होता है ना कि मैंने किसी इरादे से तो ऐसा नहीं किया था, फिर भी आपको लग रहा है गलत, तो फिर चलिए कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लेता हूँ। मैंने ऐसी माफी कभी नहीं मांगी है। अगर मैंने महसूस ये तो नहीं किया, बट माफी के साथ इफ कोई एंड फैन बट बट नहीं लगना, कोई फैन बट नहीं। और लोगों को ये लगता होगा कि भाई मनोज ने आदिपुरुष के लिए माफी मांगने में देर क्यों कर दी। हर दिन मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है तकरीबन शायद 20 या 25 दिन बाद मेरा माफी वाला ट्वीट आया होगा। तो ये 20-25 दिन क्यों? ये 20-25 दिन इसलिए कि मैं इस गलती को पूरी तरह महसूस करना चाहता था। मैं फोर्सफुली सॉरी नहीं बोलना चाहता था कि मैं सिर्फ इसलिए कि सब शांत हो जाए, लोग चुप बैठ जाएं, मैं माफी मांग लूं। नहीं, मेरा जो रिश्ता है ना, मैंने कभी अपने लोगों को अपना फैन नहीं बोला। फैन बड़े बड़े स्टार्स के होते हैं। बच्चन साहब के फैन हो मतलब वो लार्जर देन लाइफ आइकॉनिक फिगर है। मेरा कोई क्या ही फैन होगा, मेरे लिए फैमिली है। ये सब मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, ये मेरा परिवार है। तो मैं अपने परिवार के सामने झूठा बन के नहीं आ सकता। अरे ठीक है चलो शांत हो जाओ, लो माफी मांग रहा हूं, ये अप्रोच कभी नहीं रहा। जिस दिन महसूस किया, जब 25 दिन गुजर गए आफ्टर दैट स्विट्जरलैंड का इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया कि जब एक महिला ने आके मुझसे बोला, उसी स्विट्जरलैंड में वो एक पॉइंट है जो शायद दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट है जहां दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शूट हुई थी। वहां गया, एक इंडियन रेस्टोरेंट है वहां, खाना हमको इंडियन ही खाना होता है, हम कहीं भी जाएं। तो स्विट्जरलैंड में भी हम इंडियन खाना ढूंढ रहे हैं, तो एक इंडियन रेस्टोरेंट था। जैसे ही मैं वहां गया, खाली खाली से था, कोई था नहीं, और मैं अपना खाना लेकर टेबल पे बैठने लगा, तभी अचानक एक इंडियन ग्रुप एंटर हुआ और मुझे देखते ही लोग आपस में बातें करने लगे। आई कुड सेंस कि इतनी आंखें, कम से कम सैकड़ों लोग रहे होंगे, इतनी आंखें मुझ पे हैं, लेकिन मैं चुपचाप खाना खाता रहा। नीलम थोड़ा दूर थी मुझसे, तो नोबडी नोटिस कि ये नीलम ये मेरी पत्नी है। तो वहां लोग खड़े होकर मुझे गालियां दे रहे थे कि ये क्या आदमी है, ऐसा है वैसा है, इसका तो चेहरा देखने का मन नहीं करता। और नीलम क्या कोई भी पत्नी कितना सुन सकती, तो वो आई आंखें डबडबाई हुई पूरी। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं कहीं और कुछ खा लेते हैं, यहाँ से चलो। मैंने कहा क्या हो गया? खा लेते हैं खाना, भूख लगी है। नहीं यहाँ मत बैठो, चलो। तो जब ये सब हो रहा है तो ये तो मैं महसूस कर ही रहा हूं ना कि कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो जब मैं उस इंटेंसिटी को पूरी तरह महसूस कर पाया और मुझे ये पता चला, 25 दिन लग गए, लेकिन मैं आज अपने लोगों से ये कहना चाहता हूं कि उन 25 दिनों के लिए भी आप मुझे ये सोच कर क्षमा कर देना कि ये आदमी झूठा नहीं था, इसने इंतजार किया है। जब महसूस हो गया कि गलती है तो आया और पूरे अंतर मन से, पूरी अंतरात्मा की गहराइयों से, बिना किसी इफ एंड बट के मैंने माफी मांगी। और शायद इसीलिए धीरे धीरे लोग माफ करना शुरू कर चुके। बॉलीवुड में आपने कहा कि मैं किसी को ऐसा अपना दोस्त या अपनी इंडस्ट्री में सिर्फ काम करता हूँ, लेकिन एक इंडस्ट्री ही हो गई अब तो, कवियों का जगत, कवियों की दुनिया। वहां पर जब एक बड़ा कवि आपके खिलाफ स्टेटमेंट देता है, आप समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कुमार विश्वास, फिर आपने भी कुछ लिखा उनके बारे में, तो कई बार ये लगता है कि मैं सच बताऊं आपको, एक छवि थी, जबकि कवि तो मतलब बिल्कुल गरीब और ऐसा होना चाहिए। आप कुछ लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने कविता को लार्जर देन लाइफ ही बना दिया, और कवियों की पर्सनैलिटी को भी। वहां पर जब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो तो क्या मैसेज जाता है? क्या आपको निराशा हुई उनके बयान से, या आपने कभी उनसे बात की इस बारे में? एक तो वो बहुत अच्छे वक्ता हैं और मैं उनको हमेशा अपना बड़ा भाई कहता रहा, आज भी कहता हूँ। मुलाकातें होती हैं आपकी कभी, पहले भी या बाद में? पिछली होली पे मुलाकात हुई थी। अच्छा। और ये कंट्रोवर्सी के बाद की ही बात है। अच्छा। जब उन्होंने सारे न्यूज चैनल्स पे जाके बोलना शुरू किया मेरे बारे में। न्यूज चैनल्स पे बोलने की क्या जरूरत थी? मैं हूं ना, फोन करिए ना मुझे, आप तो करते ही हैं मुझे फोन, हमारी बात तो होती रहती है। लेकिन हाँ, न्यूज चैनल्स पे भाई टीआरपी मिल जाती है, और अगर आपको टीआरपी किसी अपने को गिरा के और बर्बाद करके मिल रही है तो भी आप ले लें। ये आपकी भूख है, ये आपका व्यवहार है, आपने जीवन से ये सीखा है। और मैंने ये सीखा है कि जब आपने आरएसएस को अनपढ़ बोल दिया, आरएसएस वालों को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसमें एक से एक लॉरेट्स, एक से एक ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ इंडिया
संघ के साथ काम करते हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, जितने भी सरसंघ चालक हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड लोग। उसमें उज्जैन में रामकथा कहते हुए इन्होंने बोला कि ये आरएसएस वाले तो अनपढ़ होते हैं। तो वहाँ बड़े आंदोलन शुरू हुए, पोस्टर्स फाड़ दिए गए, रामकथा कैंसिल हो गई, ये सब चलता रहा। तो मेरे पास भी सारे ही न्यूज़ चैनल्स वाले, ये आदिपुरुष के पहले की बात है। अच्छा। तो सबको लगा कि भाई इस पे जो पहला रिएक्शन आना चाहिए वो मनोज मुंतशिर का आना चाहिए, इसलिए क्योंकि एक तो राम भक्त और दूसरे एक ही दुनिया के लोग हैं हम, कवि, शायरी, पोइट्री। मीडिया तो चाहता ही है ये इधर से बाइट लो उधर से तो बाइट लो। दुनिया में कोई ऐसा चैनल नहीं था जो मेरे दरवाजे पे आके पीट के नहीं चला गया है कि आप इस पे बोलो। और मैंने क्लियरली किसी को अपने दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं होने दिया, क्योंकि मैं ये बात जानता था कि उनके मुंह से निकल गया होगा, स्लिप ऑफ टंग है कि संघ वाले अनपढ़ होते हैं। तो मैंने तो फायदा नहीं उठाया उस वक्त, उठा सकता था ना मैं। इतनी कंट्रोवर्सीज होती हैं, आज भी 100 कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। मैं तो नहीं आता आपके बारे में ऐसी बातें करने जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे आप किसी को, और खास तौर से अगर आप राइटर हो, अगर आप पोएट हो, तो आपको पता है ना कि भाई जो आदमी घर से निकलेगा सड़क पे उसी का एक्सीडेंट होगा। अगर मैं घर में ही बैठा हुआ हूं तो मेरा क्या रोड एक्सीडेंट होगा? मैंने कुछ लिखा जो गलत हो गया। इतना बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते हो ना कि मनोज क्यों चाहेगा अपनी जिंदगी बर्बाद करना, या दुनिया में कोई भी क्यों चाहेगा। इट इज अ मिस्टेक, इट्स एन एरर, ह्यूमन एरर। एक चीज है, समझ में आती है आपको, लेकिन आप जाके सारे न्यूज चैनल्स पे मुझे शठ बोला उन्होंने, बड़ी साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया, शठ। अब शठ शब्द का जो प्रयोग इसके पहले किया गया था वो भगवान श्री राम ने बाली के लिए किया था। जब उन्होंने बाली को तीर मारा था और बाली ने उनसे पूछा कि भाई आपने मुझे क्यों मारा? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन शठ कन्या सम चारी। तो पता नहीं मैं बाली हूं कि नहीं, लेकिन शायद वो अपने आप को राम समझते हैं। तो भी मैंने कोई शिकायत नहीं की, न्यूज चैनल्स पे बोलते रहे, कुछ नहीं, मैं तब भी शांत रहा। मुझे लगा ठीक है, ये भी गुस्सा है, मैंने उनको भी दुनिया के साथ रख दिया। बहुत लोग नाराज हैं, ये भी होंगे। मैं फिर देख रहा हूं वर्षों, इतने दिन से लेकर आज तक भगवान श्री राम की उनकी कथा 4 बातें मेरे बारे में बोले बगैर न शुरू होती है न खत्म होती है। अच्छा, अभी भी चल रहा है? वही तो मैं बता रहा हूं। और किसकी कथा सुना रहे हो आप? प्रभु श्री राम की। उनसे बड़ा व्यक्तित्व, उनसे क्षमाशील व्यक्तित्व, जिन्होंने अहिल्या को भी जज नहीं किया, जिसको पूरी दुनिया कह रही है तो बच्चलन है, उसको भी जज नहीं किया, पैरों से छू के तार दिया। ऐसे अवतार पुरुष की कथा सुनाते हो आप, और इतनी क्षमाशीलता नहीं है, इतनी भूख है आपके अंदर तालियों की, इतनी भूख है आपके अंदर टीआरपी की। आप बात क्यों नहीं कर लेते फिर? नहीं, मुझे अब क्या बात करनी है, अब तो हो चुका। बात वहां तक हो सकती थी जहां तक मैं ये समझता कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, वहां तक तो बात की पूरी गुंजाइश है। अब बात की नहीं, माफी मांगने की गुंजाइश है, पैर छूने की गुंजाइश है। अब क्या गुंजाइश है, जब मैं समझ गया हूं कि आपके लिए ये सब सिर्फ धन कमाने का जरिया है, आपके लिए ये मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट हूं जिस पे बोल के आप 4 तालियां बटोर सकते हैं, तो आप बटोरें। ये देश बहुत समझदार है, इसको भी पता है कि कौन कितने पानी में है। वो मुझे भी जांच लेगा, वो आपको भी जांच लेगा। लेकिन आप बहुत गुणी व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल परहेज नहीं है कि मैंने बहुत कुछ उनको सुन के भी सीखा है। तो मैं चाहता हूं कि वो अच्छी बातें करते रहें, वो मंच पे बोलते रहें। इस देश के युवाओं को उनसे सीखने को बहुत कुछ है। गलत एग्जाम्पल सेट ना करें, क्योंकि जब आप बड़े आदमी होते हैं, आपका व्यक्तित्व तो बड़ा होता है, तो आपसे लोग गलत चीजें भी सीख लेते हैं ना। तो आप इतनी छोटी सोच ना रखें कि लखनऊ में खड़े होकर 4 तालियां बटोरने के लिए आप एक बच्चे को बोलें कि ये जो तैमूर है, और मुझे भी उस नाम से कोई प्यार नहीं है। ऐसा नहीं कि जब मैं ये बोल रहा हूं तो दैट्स नॉट द करेक्ट नेम। इस देश में किसी माँ बाप को अपने बेटे का नाम तैमूर नहीं रखना चाहिए। ये आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं मैं। भाई, आप अपने बेटे का नाम अब्दुल कलाम रखो, क्या प्रॉब्लम है? आप अपने बेटे का नाम महमूद रखो, अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखो, आरिफ रखो, इतने सुंदर सुंदर नाम है। तैमूर,
नहीं, आपको हक नहीं है। अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो बिल्कुल हक नहीं है आपको। एक पेरेंट होने के नाते ठीक है, आपका अधिकार क्षेत्र है कि मुझे अपने बेटे का सैफ नाम। और करीना बहुत नाराज हो जाएंगे आपकी बात सुनकर। नहीं, दोनों बहुत समझदार हैं और दोनों बहुत प्यारे लोग हैं। मैं फिर बताऊं, सैफ और करीना दोनों ही बड़े कलाकार हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं। ये उनकी चॉइस है, लेकिन मैं उनकी जनता भी तो हूं। मैं वो हूं ना जो टिकट खरीद के थिएटर में जाके उनके लिए तालियां बजाता हूं ना, तो उनसे भी नाराज होने का मुझे हक है। ये सही नहीं था, लेकिन इसमें तैमूर की क्या गलती है? वो बच्चा है ना। आप लखनऊ में एक राजनीतिक मंच पे खड़े होके, जहां पूरा देश आपको सुन रहा है, आप कहते हैं कि जब वो हीरो बनने आएगा तो हम उसको विलेन भी नहीं बनने देंगे। एक तो इतना अहंकार कहां से आता है भाई? कहां से आता है इतना गुरूर आपके अंदर? वो हीरो बनने आएगा, आप उसको विलेन नहीं बनने देंगे। आप कौन है और मैं कौन हूं? 140 करोड़ का ये देश है, चुटकियों में मेरे आप जैसे लोगों को बनाता है, बिगाड़ देता है। हवा भी नहीं लगती। बच्चा है, उसको दूर रखो इससे। आप सैफ के बारे में जो बोलना चाहते हैं बोलें, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कैपेबल हैं, इक्विप्ड हैं। आप करीना जी के बारे में जो बोलना चाहते हैं बोलें, आपको अधिकार है। बच्चा है, वहां मत जाओ। उनके अंदर अच्छाइयां बहुत ज्यादा हैं, कमियां सब में होती हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयां बहुत ज्यादा हैं। खाली उनको फोकस अपनी अच्छाइयों पे करना है कि ये मेरा अच्छा पार्ट है, मुझे ये दुनिया को देना है। आपके अंदर भी एक कमी ये मानी जाती है, आप मतलब हाल के कुछ बयानों से जो हमने सबसे शुरू बात की कि विवाद खड़े हो जाते हैं, आपको बहुत एंटी मुस्लिम, मतलब एक हिंदुत्व वाली बात भावना तो ठीक है, वो तो हो सकती है, लेकिन बहुत एंटी मुस्लिम माना जाने लगा। जैसे खासकर आप अकबर, औरंगजेब, मजार पर, कई बार कब्रों पर कुछ कुछ जो आपके बयानों की वजह से बहुत ये देखा गया कि आपको मुसलमानों से अकबर तो खुद को मुसलमान मानता ही नहीं था, तो अगर मैं अकबर के बारे में कुछ बोलूं तो इस देश के किसी मुसलमान को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? अकबर ने तो अपना खुद का अलग दीन चला दिया था, दीन इलाही। ही वॉज नॉट अ बिलीवर इन इस्लाम। बट ओवरऑल अगर हम कहें मुगल्स से आपको प्रॉब्लम? हाँ, मुगल से मुझे प्रॉब्लम रही है, लेकिन मैं वही कहना चाहता हूं कि जब ये देश अपने नायक चुनता है तो जाति धर्म के आधार पर क्यों चुनता है? रावण ब्राह्मण था और मैं बहुत प्राउड ब्राह्मण हूं, ये आपको पता है ना। मैं ये बात हमेशा बोलता हूं, जिस पर भी विवाद होता है। हाँ, विवाद होता है, लेकिन मुझे गर्व है ब्राह्मण होने पे, जैसे मुझे भारतीय होने पे गर्व है। अब लोग ये हमेशा कहते हैं कि भाई ये तो इत्तेफाक है कि आप हिंदू पैदा हुए, संजोग है, तो इस संजोग पे आपको क्या गर्व करना? डिड यू चूज टू बी अ हिंदू? नो, आई डिड नॉट चूज टू बी अ हिंदू, बट आई डिड नॉट चूज टू बी एन इंडियन टू। बट आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम अ प्राउड इंडियन। हर बात चॉइस की नहीं होती है। आपके लिए किसी और ने चूज कर लिया, ईश्वर ने आपके लिए चूज किया कि मैं भारतवर्ष में ही पैदा हूं, तो क्या मैं इसको संजोग मान के कि नहीं मेरे लिए भारत, ठीक है, मैं कहीं और भी पैदा बांग्लादेश, अमेरिका सब अरे कैसे बराबर है भाई? ये मेरा देश है, इसके बराबरी पे, इसके मुकाबले पे मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता। वैसे ही मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व तो मेरे लिए सर्वोपरि है, और उसी हिंदुत्व ने मुझे सिखाया है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उसी हिंदुत्व ने मुझे सिखाया है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। महाउपनिषद कहता है ये हमारा, ये मेरा है, ये अपना है, वो पराया है, ये छोटा है, वो बड़ा है। ऐसी छोटी मोटी गिनतियां छोटे चित्त के लोग, छोटे मन के लोग करते हैं। जिनका हृदय विशाल है उनके लिए पूरी दुनिया उनका संसार है। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को कुटुंब कहते हैं, हिंदू हैं हम। कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। हम वो हिंदू हैं ना। मैं अपने ही देश के मुसलमानों को पराया कैसे मान सकता हूं? आपके बयानों से ऐसा क्यों निकल के कौन आता सा है? बयान? आप मुझे एक बयान बताएं और मैं इस वक्त अकबर, औरंगजेब और इस सब पर ही आपका इतना। अकबर और औरंगजेब खराब लोग थे। अकबर और औरंगजेब विलेन थे, खलनायक थे, और इस देश में किसी भी मुसलमान को किसी खलनायक को अपना नायक मानने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि मैं एक ब्राह्मण हूं और मुझे रावण जैसे प्रकांड ब्राह्मण को हीरो मानने का कोई अधिकार नहीं है। कल मैं कहूं आपसे कि मेरा हीरो तो रावण है। क्यों रावण हीरो है? क्योंकि वो ब्राह्मण था। अरे कमाल है, ही वॉज अ रेपिस्ट, हाउ कैन ही बी माई हीरो? जिसने मेरी मां सीता को इतने दुख दिए, उनका हरण किया, वो मेरा नायक कैसे हो सकता है भाई? आपका औरंगजेब नायक कैसे हो सकता है? जो कंधे कटवा लिया करता था हिंदुओं के, जनेऊ
तुलवाता था कि भाई कितने जनेऊ तोलो, कितने जनेऊ आए हैं, कितने लोग कत्ल हुए, कितने हिंदू कत्ल हुए, जिसने हमारे अनगिनत मंदिर तोड़वा दिए, बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़वा दिया, वो आपका नायक कैसे है यार? मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से है जो इस देश में इस्लाम का दूसरा चेहरा अपनाना चाहते हैं। दो चेहरे हैं इस्लाम के, एक दरा शिकोह का रास्ता है, उस रास्ते के लिए सम्मान से हमारा सर झुका हुआ है। दूसरा है औरंगजेब का, औरंगजेब वाला इस्लाम हम नहीं चलने देंगे। आपने कहा कि टॉयलेट्स बना देने चाहिए। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल बना देने चाहिए। लोग कह रहे थे कि भाई इसको तोड़ ताड़ दो, तो मैं तो बचा रहा था वो कब्र को कि आप क्यों तोड़ रहे हो, आप मत तोड़ो। जब हम राम मंदिर बनवाने के लिए, अयोध्या का राम मंदिर, जब हम अदालतों में लड़ रहे थे, तो ये बुद्धिजीवी सारे लेफ्टिस्ट ये कहते थे कि अरे वहां मंदिर बनने की क्या जरूरत है, वहां तो स्कूल बनवा दो, वहां तो अस्पताल बनवा दो। करेक्ट है, उनकी बात थी। तो मैंने उन्हीं का तर्क खाली इस्तेमाल किया कि आपको पब्लिक सर्विस में इतना यकीन है तो वहां कब्र की क्या जरूरत है, वहां टॉयलेट बनवा दो, लोग आएंगे, कम से कम यूरिया दान करेंगे। आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, कितना उनको सेफ्टी के इश्यूज हो गए। कभी आपको डर नहीं लगता कि कभी आप पर कुछ हो जाए, कोई हमला हो जाए? मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक मैं यहाँ भी आप सबको बता रहे हैं बिल्कुल पॉडकास्ट पर। बिल्कुल मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है और मुझे किसी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। और जो मैं कहता हूं, मैं अपने टेक से कभी नहीं हटूंगा। बट आजकल बहुत वायलेंस हो गई है मनोज। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ जो हुआ, ठीक है, हमारा माइंडसेट बहुत वायलेंट हो गया है, सब एक्शंस भी। आई कंडेम दैट। गलत चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसलिए हम सच बोलना छोड़ दें, मैं होना छोड़ दूं? है क्या मेरे पास? ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी हम किसी और की नजर से? मैं मनोज मुंतशिर न रह जाऊं? जो मैं सोच के जीता हूं, जो मेरी नसों में है, जो मेरी बोन्स में है, मेरी हड्डियों में जो सच है, वो बोलना छोड़ दूं, मैं डर जाऊं? तो ये तो हमसे हो नहीं पाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पहलगाम में कुछ इस्लामिक आतंकवादी आके हमारे लोगों को ये कहते हैं कि कलमा आता है, नहीं आता तो मार दो। जब आपका धर्म पूछ के, आपका मजहब पूछ के आपको मारा जाता है, तो उस वक्त अगर इस देश में कोई भी उसको सिर्फ आतंकवाद कहता है तो गलत कहता है। इट वॉज इस्लामिक आतंकवाद। ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी ने ट्वीट किया, लेकिन उस ट्वीट में ये था कि वी कंडेम द टेररिज्म, द एक्ट ऑफ टेररिज्म। इट वाज नॉट अ सिंपल एक्ट ऑफ टेररिज्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वाज इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम में आतंकवाद है। ये समझने वाली बात है ना। कंडेम भी बहुत कम, और ऑपरेशन सिंदूर पे आपका बॉलीवुड चुप रहता है। ये बॉलीवुड ऐसा ही, बॉलीवुड बहुत बुज़दिल है, ये बात तो इसमें क्या ही छुपाना आपको। लेकिन मैं ये बात खत्म कर दूं कि इस्लाम के नाम पे आतंकवाद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम में आतंकवाद है। उसी पहलगाम में एक मुसलमान ने आके आतंकवादियों के राइफल के आगे अपना सीना लगा दिया कि नहीं मार सकते हो तुम मेरे भाइयों को। वो अपने हिंदू भाइयों को बचा भी रहा था। वो भी चेहरा इस्लाम का है। तो मैं जितनी बार बात करता हूं इस्लाम के बारे में, मुझे दोनों चेहरे याद रहते हैं। ये भी है और वो भी है। औरंगजेब भी है, दारा शिकोह भी है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि जैसे मैं रावण के रास्ते पे ना चल के राम के रास्ते पे चलना चूज कर रहा हूं, दैट्स माय चॉइस, वैसे आप औरंगजेब के रास्ते पे ना चल के दारा शिकोह के रास्ते पे चलें। इतनी सी बात है। इस देश को अपनी मां माने। वंदे मातरम नहीं बोलते हैं आप, और आप उसके लिए मजहब को आगे लेके आते हैं कि भाई हमारा मजहब हमको इजाजत नहीं देता कि हम वंदे मातरम बोलें। गलत बात है, आपको वंदे मातरम बोलना चाहिए। जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? गर्व से कहो वंदे मातरम। भगवान राम मेरे भी पूर्वज हैं, तुम्हारे भी पूर्वज हैं। इसमें क्या है जो नहीं समझ में आता? जिनोलॉजी जाके देख लो अपनी बना के। आप 7-8 जनरेशन के पीछे जाओगे तो आपको हिंदू नाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अपना धर्म बदल सकते हैं, अपने पूर्वज नहीं बदल सकते। श्री राम आपके पूर्वज हैं। आपका नाम अशफाक हो सकता है, आपका नाम अब्दुल हो सकता है, लेकिन राम आपके पूर्वज हैं, कृष्ण आपके पूर्वज हैं। हमारी साझा विरासत है वो। मैं आपको बांट नहीं रहा अपने से, मैं जोड़ रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं आप मेरे हो। लेकिन नहीं, कोई नहीं मानना चाहता आपकी बात। तो
अरे नहीं मानना चाहता है, वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ ही जीना चाहता है। मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जिए, बिल्कुल अच्छी आइडेंटिटी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आइडेंटिटी के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। आप मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना अतीत भूल जाएं, आप अपना इतिहास भूल जाएं। और तुम्हारे भूलने से बदल जाएगा क्या? मैं आदि पुरुष बदलना चाहूं, बदल जाएगा क्या? जो हो गया वो हो गया। शायद उसी औरंगजेब ने कभी तुम्हारे पूर्वजों को मुसलमान बनाया होगा। बिल्कुल जबरदस्ती की गई है, आपके पूर्वजों को कन्वर्ट किया गया। इस देश में कन्वर्जन का इतिहास बहुत पुराना है। विल डुरांट इतने बड़े अमेरिकन हिस्टोरियन हैं, वो लिखते हैं कि द इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया इज द ब्लडिएस्ट चैप्टर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। वो आरएसएस के नहीं है भाई विल डुरांट। आप पढ़ें जाके, दुनिया भर का लिटरेचर आप पढ़ें, आप डोमिनिक और लापियर को पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि नवाखली में जो होता है वो ऐसा नहीं कि कोई संघ का बंदा बैठा हुआ है जिसको डॉक्यूमेंट कर रहा है। चीजें हुई हैं तो लिखा गया है, एक्सेप्ट करो ना यार। इसको अंडर द रग डाल के, इसको छुपा के, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप बात करो हमारे साथ, आप हमारे भाई हो ना, आओ बात करते हैं। एक वर्जन ना मनोज ये भी कहते हैं कि अब हो गया, पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना वाली बात है कि अब आगे की बात करें, देश के विकास की, डेवलपमेंट की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें। क्या बार बार सब लोग इतिहास उठा लेते हैं? ये कमाल है रिचा, आपने मुझे आज से 10 साल पहले एक जोर का थप्पड़ मार दिया था। आप मुझसे उम्मीद ये करती हैं कि आज हम बैठे और उसी दोस्ती के साथ बात करें। एक बार बात कर लेते हैं ना कि मनोज उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इतनी सी बात करने के लिए कह रहा हूं मैं, बस इतनी सी बात। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ भुला के, सब कुछ तहखाने में डाल के, सब कुछ दबा के, ये दबा हुआ दर्द ये जब फटेगा तो बहुत तकलीफ देगा। मैं इतनी सी बात करता हूं, मैं संवाद की बात कर रहा हूं। संवाद हमारे देश की परंपरा है, आओ बात कर लेते हैं। मान लो कि जो हुआ है हमारे साथ वो गलत हुआ है। मान लो कि हिंदू कुश पर्वतों पे जो हिंदुओं की लाशों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया था वो इसी देश में हुआ था। मान लो कि चित्तौड़ के गढ़ के किले में 30,000 या 34,000 सिविलियंस को अकबर ने कटवा दिया था, गाजर मूली की तरह बच्चों को कटवा दिया था। मान लो ना, प्रॉब्लम क्या है मानने में? ये तुम्हारा क्या, वो कहते मान के क्या होगा? क्या मान लोगे? दिल का गुबार निकल जाएगा। और मैं तुमको मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं तुमको अकबर का वंशज मानता ही नहीं। आप अपने आप को क्यों मान रहे हो अकबर का वंशज? आप पे कोई ओनस नहीं है इसका। अगर अकबर ने, औरंगजेब ने कुछ गलत किया, इस देश के मुसलमान की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसका जवाब दे। आप क्यों जवाबदेही ले रहे हो? बताइए, औरंगजेब के नाम पे सड़क के नाम पे इस देश में सड़कें हैं। दारा शिकोह के नाम पे कितनी सड़कें हैं मैं जानना चाहता हूं। होनी चाहिए दारा शिकोह के नाम पे? मेरे ख्याल से तो कहीं कुछ नहीं है, मैंने देखा नहीं। अब्दुल हमीद के नाम पे कितनी सड़कें हैं? और इतने अच्छे हीरोज हैं आपके। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास प्रॉब्लम है ना, अगर आप कम पढ़े लिखे हो, तो मैं बता रहा हूं आपको, अशफाक उल्लाह खान आपके हीरो होने चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके हीरो होने चाहिए। अब्दुल हमीद जिन्होंने पैटर्न टैंक उड़ा दिए पाकिस्तान के, वो आपके हीरो होने चाहिए। आपके पास हीरोज की कमी है। आप औरंगजेब लिए पड़े हो यार, वो कहां से हीरो हो गया आपका? राइट हीरोज चुनो, साझी विरासत है। एपीजे अब्दुल कलाम जितने तुम्हारे उतने मेरे हैं। भगवत गीता हाथ में लिए घूमते रहते थे। अब भगवत गीता को क्या बोलोगे? हिंदू शास्त्र है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसी बेवकूफी करेंगे हम। तो ये बेवकूफियां जब होती हैं तो मुझे तकलीफ होती है कि भगवत गीता इज अ लिटरेचर ऑफ साइकोलॉजी, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हिंदू मुसलमान। मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है। आप सोचो कि जब ये ग्रंथ सारे लिखे गए, जब रामचरितमानस लिखी गई, ठीक है, जब भगवत गीता लिखी गई या रची गई, उस वक्त क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए लिखी गई थी? पूरी मैनकाइंड तो एक जैसी थी ना। तब तो इस्लाम था नहीं, तब तो क्रिश्चियनिटी थी नहीं, तो तब था क्या? तब सिर्फ इंसान थे, मनुष्य थे। अब उनको आप हिंदू कह लो, उनको आप सनातनी कह लो, उनको आप जो नाम मन में आए दे लो। तो पूरी मानवता के लिए लिखे गए ग्रंथ हैं ये। इनको आप उसी इज्जत के साथ पढ़ो जिस इज्जत के साथ आप कुरान पाक पढ़ते हो। उसकी भी इज्जत है, इसकी भी इज्जत है। वैमनस्य से तो काम नहीं चलेगा। आपके इन सारी बातों की वजह से आपको बहुत ज्यादा कुछ लोग संघी, बीजेपी वाला, या कुछ लोग, ये आज मैं फेसबुक पे कुछ सवाल भी मंगाया आपके लिए, तो बहुत लोगों को लगता है इन्होंने साइड चेंज कर लिया। अब वो साइड वाला आज का जमाना आ गया ना, आप या तो इस तरफ है या उस तरफ है, मध्य मार्ग तो अब है ही नहीं। तो कितने बीजेपी वाले हैं आप, या कितने संघ के हैं आप? सावरकर पर आपने वैसे भी राहुल गांधी को जवाब दिया था। मेरा किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था से कोई आधिकारिक या अनाधिकारिक संबंध नहीं है।
ना मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, ना मैं संघ का सदस्य हूँ, लेकिन इस देश में एक अजीब सा दौर चल रहा है कि अगर मैं देशभक्ति की बात कर लूं तो ये बीजेपी वाला हो गया, अगर मैं राम की बात कर लूं तो ये तो बीजेपी वाला है, अगर मैं मथुरा और काशी की बात करूं तो ये तो संघ वाला है। तो ये आइडेंटिटीज आपने मुझ पे थोप दी हैं। मैं तो बात करूंगा, मेरे तो राम हैं, मैं तो कृष्ण जन्मभूमि वापस चाहता हूं, इसमें क्या डाउट है, क्या शक है? थे आपसे कि ये तो फिर बढ़ता जाएगा, ऐसा कहते हैं कि भाई क्या क्या नहीं, क्या क्या सिर्फ- लोगे, कहाँ कहाँ लोगे? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ 3 मांगे थे। बोले 3 दे दो, हम 3 लाख भूल जाने के लिए तैयार हैं। तो 3 दे देने चाहिए थे ना। आप सोच के देखो ना, मैं बहुत जेन्युइन बात कह रहा हूं इसमें। काशी, मथुरा, 5 गांव जब मांगे पांडवों ने, 5 गांव नहीं दिए, सिर्फ 5 गांव, तो पूरा राज्य फिर ले लिया जीत के, लड़के। तो आप हमें क्यों मजबूर कर रहे हो लड़ने के लिए? हमारे 3 आराध्य हैं, तो हमारे बहुत आराध्य, लेकिन 3 के लिए हमने माना कि हमें हमारा राम जन्मभूमि दे दो, हमें हमारी कृष्ण जन्मभूमि दे दो, हमें हमारा काशी दे दो, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप सेटल डाउन नहीं हुए ना उस समझौते पे, तो ठीक है, फिर हम लेंगे अपने तरीके से, कानूनी तरीके से लेंगे। हमारा तरीका कानूनी है। मैं जितनी बार भी कहता हूं हम लड़के लेंगे, तो मेरा मतलब इतना ही है कि हम अदालतों में लड़के लेंगे, बाकी कोई लड़ाई हमको आती नहीं है। हम सर तन से जुदा नहीं करते, वो हमें पढ़ाया नहीं गया, हमारे संस्कारों में नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये भी है कि हम अपना सर तन से जुदा होने भी नहीं देंगे। अब हम इतने बेवकूफ भी नहीं है। बॉलीवुड में ऐसी बातों को तो बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है। इसीलिए तो मुझे पसंद नहीं किया काम मिलेगा आपको अब आगे, या अपना काम खुद रचेंगे, क्या करेंगे आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी बात कहता रहूंगा। मुझे काम देने वाले लोग कौन है आप जानती हैं? मुझे काम देने वाले वो 100 करोड़ लोग हैं जो मेरे गाने सुनते हैं, जो स्पॉटिफाई पे मनोज मुंतशिर प्लेलिस्ट देखते हैं। आप आज जाके देखें तो मुझे मेरी टीम ने बताया, मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े सिंगर से ज्यादा लोग मेरा नाम टाइप करके गाने सुन रहे हैं। अच्छा। 24 करोड़ लोग मेरे गाने सुनते हैं मेरे नाम को सर्च करके। और ये आदि पुरुष के बाद है, ये आदि जहाँ हम पुरुष कह के रहे हैं बाद। कि बुरा वक्त चल रहा है। ये आदि पुरुष के बाद, ये आदि पुरुष के बाद तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल मेरे गाने स्ट्रीम करते हैं। 100 करोड़ की गिनती मैं बता रहा हूं, ये सब डेटा है। तो मुझे काम कौन दे रहा है? मुझे काम ये लोग दे रहे हैं। जिस दिन ये मेरे गाने सुनना छोड़ देंगे, उस दिन मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। बॉलीवुड से दूरी बढ़ गई है? कभी नजदीकी नहीं थी। फिर भी मेरे पहले दोस्त ज्यादा कौन है? गाने लिख रहे थे आप, अब कहाँ लिख रहे हैं ज्यादा? नहीं, मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ना सिलेक्टिव होना पड़ता है। सिलेक्टिव इसलिए होना पड़ता है कि एक मेरा युग तेरी मिट्टी के पहले का था और एक तेरी मिट्टी के बाद का है। तेरी मिट्टी के पहले मैं सिर्फ गीतकार था। और नहीं, इतने रोमांटिक गाने आप लिखते थे, क्या क्या गलियां और कौन तुझे यूं प्यार करेगा। हाँ। अब हम लोग ज्यादातर सिर्फ देशभक्ति या धर्म। ये एक तो ये जिसको आप बॉलीवुड कहती हैं, इसकी एक प्रॉब्लम और है, ये बहुत स्टीरियोटाइप करता है आपको। तो एक टाइम ये था कि मैं रोमांटिक गीतों का शहजादा हुआ करता था। राजकुमार, मनोज मुंतशिर को बुलाओ, ही कैन राइट गलियां, ही कैन राइट मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, दिल मेरी ना सुने, मेरे रश के कमर लुट गए। लंबी लिस्ट है मेरे रोमांटिक गानों की। कैसे हुआ, बहुत लंबी लिस्ट है और सारे सुपरहिट हैं। इस पीढ़ी के तो सब सुपरहिट सॉन्ग हैं सारे, इस पीढ़ी एग्जैक्टली। मतलब इतने गाने बिलियंस में हैं मेरे। मैं कभी कभी देखता हूं तो अच्छा लगता है कि बिलियंस वाले गानों की लिस्ट में शायद, मैं दावे से तो नहीं कह सकता, पर मैक्सिमम गाने मेरे होंगे, बिलियन जो पार कर चुके हैं। तो ये सब चल रहा था। फिर अचानक एक गीत आता है, तेरी मिट्टी, और वो ऐसे आंधी तूफान की तरह, एक साइक्लोन की तरह आता है कि लोगों ने मुझे उसके बाद सैक्रोसैंक्ट बना दिया कि अब मनोज मुंतशिर को उठा के वो जो ऊपर मार्गदर्शक मंडल है, इसका भी अपना खतरा है ना वैसे? इसका खतरा है। हाँ। बहुत बड़ा काम करने में बहुत खतरा है। तेरी मिट्टी ने जो प्यार दिया लोगों का, और उसके बाद जो उस पे अवार्ड्स को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई, वो सब मेरे साथ इतना जुड़ता चला गया। अवार्ड के लिए आपके साथ लोग खड़े थे? हाँ हाँ बिल्कुल, अवार्ड्स के साथ ऐसे लोग खड़े हुए मेरे साथ। और देखें, अब मैं भी उनके साथ खड़ा हूं। मैंने बोला मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, वो मेरी व्यक्तिगत एक राय थी। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं थी, खाली मुझे ये लगा कि एक लिस्ट आपके पास होती है गानों की, जिस लिस्ट में, जिस नॉमिनेशन में आपके पास कलंक का गाना है, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, इतना सुंदर कोई क्या लिखेगा, इतना अच्छा थॉट, आप उसको दे दो,
बेस्ट लिरिक्स का तो अवार्ड, कोई तकलीफ नहीं मैं तो बड़ा खुश होऊंगा, इनफैक्ट मैं खड़े होकर तालियां बजाऊंगा। ये अमिताभ भट्टाचार्य का गीत था। इरशाद कामिल का बेख्याली उसी साल तेरी मिट्टी के साथ ही नॉमिनेट है, आप उसको अवार्ड दो, इतना बढ़िया लिखा है इरशाद कामिल ने, तालियां बजाऊंगा मैं उसके लिए। इतने सुंदर गीत। ये सब छोड़ के आपको क्या नजर आया? तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा? इज दिस द पोइट्री? जिस परंपरा को सम्मानित करने की आप बात कर रहे हो, वो शैलेंद्र की परंपरा है, वो आनंद बख्शी की परंपरा है, वो मजरू सुल्तानपुरी की परंपरा है, साहिर लुधियानवी की परंपरा है। उस परंपरा में ऐसा गीत लिखा जा रहा है। जिस चीज पे आपको लानत भेजनी चाहिए, जो शर्मिंदगी का कारण होना चाहिए आपके लिए, उसको आप गीत कह के और उसको अवार्ड कर दे रहे हो। सो कॉल्ड मोस्ट सेलिब्रेटेड अवार्ड, सो कॉल्ड। बाकी तो खैर ये बहुत इस पे बहस हो सकती है कि कौन सा अवार्ड सेलिब्रेटेड होता है। कत्था चूना अवार्ड तो खैर क्या ही सेलिब्रेटेड होंगे। जहां आपका वो गुटके के नाम लग गए, पान सुपारी के नाम लग गए, तो उसके बाद आपका अवार्ड जब आता है तो आप समझ लो कि ये कितना सेलिब्रेटेड है और कितना सच्चा है। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, ऐसे मैं अवार्ड नहीं लूंगा। उसके बाद भी मुझे अवार्ड्स बहुत सारे मिलते रहे और उनका सबका मैं एहसानमंद हूं। उसके बाद भी आईफा मिला, उसके बाद भी जी सिने अवार्ड मिला, उसके बाद भी मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स मिलते रहे और मैंने बड़े इज्जत से सारे मैं मना करता रहा। और जो उन्होंने मेरे घर पे भेज दिए, मैंने वो आदर से अपने घर में रख लिए संभाल के। ऐसा नहीं कि मैंने उनको फेंक दिया बाहर या वापस कर दिया, बिल्कुल नहीं है। आप दे रहे हो, मुझे नहीं लेना, इसके बावजूद आप मुझे दे रहे हो, आपका बड़प्पन है सर, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मेरे घर में रखा रहेगा। मैं कभी इसको एक्नॉलेज नहीं करूंगा, ना सोशल मीडिया पे और ना अवार्ड लेने आऊंगा कभी। आप टेम्पटेशन देखें, ये मैंने कॉल तब ली जब मैं अपने करियर के पीक पे था। उसके बाद अगले ही साल 17 फिल्में आई मेरी, इतने नॉमिनेशंस। मुझे लोग कहते रहे कि ठीक है। अब मुझे लोग कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, अब लोग भूल चुके हैं वो अवार्ड वाली बात, अब आप लेना शुरू कर दो फिर से। हर कोई तो आपको देना चाहता है, अब तो मुझे लोग ज्यादा देना चाहते हैं, हर कोई देना चाहता है। मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये सारे बड़े अवार्ड्स में फोन करके मुझे आपको ही दे रहे हैं, आप आ तो जाओ एक बार। मैंने कहा यार, अगर मैंने तुम्हारा रेड कार्पेट वॉक कर लिया तो वो करोड़ों लोग इस देश में जो मेरे साथ खड़े हो गए थे एक आवाज पे, वो चीटेड फील करेंगे, दे विल फील चीटेड। तो आप अवार्ड फंक्शंस में जाते भी नहीं है? कभी नहीं, कतई नहीं। आप कहीं मुझे नहीं देखेंगी, मैं ना जाता हूं ना मैं तालियां बजाता हूं। और इससे मेरा एक प्रोफेशनल नुकसान हुआ है। प्रोफेशनल नुकसान ये हुआ है कि अवार्ड फंक्शन मुझे होस्ट करने के लिए भी बुलाया जाता है। तो जब मैं इंडियन आइडल कर रहा हूं और एपिसोड्स इतने चल रहे हैं, सारेगामा कर रहा हूं, बहुत सारे शोज कर रहा हूं मैं टेलीविजन के, तो मुझे अवार्ड शोज के लिए भी कहा जाता है कि आप आइए, वो मेरी रोजी रोटी है। लेकिन मैं फिर भी नहीं जाता कि ये रोजी रोटी भी मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा कि यार आप ये अवार्ड शो कैसे होस्ट कर रहे थे। दो अलग चीजें हैं। मैं अवार्ड ले नहीं रहा, पैसा बहुत मिलता है, लोगों को मैं चाहिए। लेकिन मैं, ये जो मेरे लोग हैं ना, बड़े नाइव हैं, बड़े मासूम हैं, बड़े भोले भाले लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनको मैं वो कॉम्प्लिकेशन नहीं समझाना चाहता कि देखो मैं तो वहां सिर्फ अपने प्रोफेशन की वजह से गया था। कुछ नहीं यार, आप मेरे साथ खड़े हुए हैं ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं जीवन में कभी अवार्ड नहीं लूंगा। और आज फिर कह रहा हूं, मैं रीइटरेट कर रहा हूं आपके साथ कि जितने साल भी मेरा जीवन है, 25 साल 30 साल जितने भी मैं जीऊं, मैं कभी कोई अवार्ड नहीं लूंगा। अवार्ड सिर्फ एक लूंगा मैं, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसके लिए हम सबका सर सम्मान से झुका हुआ है। उस पर तभी बात आएगी हमारी। हाँ, बाकी मैं कोई अवार्ड। अच्छा, एक लाइट हार्ट क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। अभी समीर अंजान जी का भी कुछ टाइम पहले मैंने इंटरव्यू लिया था, तो बता रहे थे कि पहले लेखकों को बहुत कम पैसा मिलता था, गीतकारों को। आजकल गीतकार कितना पैसा कमा रहे हैं एक एक गाने के लिए। अब मैं सीधे ये नहीं कह रही हूँ कि मनोज मुंतशिर कितना कमा रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ गीतकार कितना कमा रहे हैं। मुझे 1100 मिलता है एक गाने का। अरे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊं आपको? 1100? कौन मानेगा? कौन तुम्हारी इस बात पर यकीन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट भेजता हूँ आपको। मैं 1100 पे गीत लिखता हूँ। और उसका एक कारण है कि 1100 पे मैं वो गीत लिखता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि इस देश में बने, लेकिन लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मनोज मुंतशिर के पास जाओगे बहुत पैसा मांगेंगे। तो मैंने वो दरवाजे खोल दिए हैं कि मैं अपने प्रभु पे, श्री राम पे, भगवान श्री कृष्ण पे, माँ दुर्गा पे मैं गाने लिखना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वो गाने हमेशा बी ग्रेड बने रहे। बी ग्रेड इसलिए बने रहे कि बड़े गीतकार को ला नहीं सकते। अब समीर अंजान जी के पास कौन जाएगा कि भाई आप हमारे लिए एक भगवान राम पे गीत लिखो? उनकी काबिलियत सबको पता है। जाएंगे इसलिए नहीं कि समीर अंजान बहुत बड़े गीतकार हैं, जावेद अख्तर बहुत बड़े गीतकार हैं, इनके जैसा बजट डिवोशनल में होता नहीं है, तो हम इनको पैसे नहीं दे पाएंगे। तो एक काम करते हैं, फिर ऐसे ही किसी से लिखा लेते हैं।
तो आप देखें पिछले कई वर्षों में डिवोशनल सॉन्ग्स उन लोगों ने लिखे हैं जिनको लिखना ही नहीं आता, और ये बहुत डिसर्विस हो गई डिवोशनल गानों के साथ। बट 1100 पे मेरी तो सुई अटक गई है। मनोज मुंशी शेर 1100 एक गीत 1100, लेकिन 1100 वो धार्मिक होगा या देशभक्ति का होगा? नहीं, धार्मिक गीत, हाँ, हम्म। ये जो कैटेगरी है वो मैंने पूरी तरह से अपने सनातन के गीतों के लिए रखी है कि मेरे सनातन के गीत बने। अगर नहीं बनेंगे ना तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक ऐसे युग में हम हैं जहाँ के म्यूजिक इतनी बड़ी कमोडिटी है, और अगर आप जितनी बार भी स्पॉटिफाई खोलोगे, जितनी बार भी आप जियो सावन खोलोगे, अगर आप ये नाच कूद ही सुन रहे हो, वो भी सुनो, अच्छी चीज़ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा हर है, तरह का संगीत। हाँ, लेकिन उसमें एक सनातन गीतों का शेयर होना चाहिए। मुझे बड़ा गर्व होता है जब मेरा 1100 रुपए में लिखा हुआ गीत मेरे घर राम आए हैं दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है, स्पॉटिफाई के एनुअल प्लेलिस्ट में नंबर 1 पे दिखाई पड़ता है। आई फील प्राउड। वो 1100, मुझे 11,000 करोड़ मिल गए। जब मैं देखता हूं राम सिया राम, आप स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट देखें, 2023 से 24 की बात कर रहा हूं मैं, जो एनुअल राउंड अप है, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि 5 गानों में से 4 गाने राम पे हैं? तो 1100 में लिख के मैंने ये कमाया क्या बात। कि मेरे देश का बच्चा अब भगवान राम के गीत गा रहा है। इस देश में कल्चरल शोज का चेहरा बदल चुका है ऋचा जी। स्कूलों के कल्चरल प्रोग्राम में बहुत बदल मैं गया। क्षमा चाहूंगा, लेकिन मुन्नी बदनाम और फेविकोल चलता था, बच्चे उस पर डांस करते थे। आज आप देखें जाके, आज आप रैंडम किसी भी स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में चले जाओ, आपको लोग मेरे घर रामायण पे डांस करते हुए मिलते हैं। बच्चे, तेरी मिट्टी इनैक्ट हो रहा होता है, वो देश मेरे इनैक्ट हो रहा होता है, राम आएंगे पे बच्चे नाच रहे हैं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं पे चल रहा है प्रोग्राम। तो मैं तो वहां पहुंच गया जहां मैं पहुंचना चाहता था। तुम्हें सदमा लगेगा जब सुनोगे मैं अब भी बंद ताले खोलता हूं। तुम्हें सदमा लगेगा जब सुनोगे मैं अब भी बंद ताले खोलता हूं। मुझे खामोश करने वालों देखो, मैं बच्चों के गले से बोलता हूं। क्या बात है, वाह, अद्भुत। मनोज, मुझे लगता है आप और मैं तो जब भी बैठेंगे पता नहीं क्या पूरा दिन ना निकल जाए। तो अभी काम करते हैं, कुछ हमारे स्पेशल सेगमेंट्स हैं उन पर आ जाते हैं। एक हमारा सेगमेंट है कि हम अपने मेहमानों से कहते हैं कि अपने जीवन की कोई भी 5 बहुत खास तस्वीरें हमारे साथ शेयर करें, और फिर हम उन पर बात करेंगे कि वो तस्वीर इतनी खास क्यों है। तो जो 5 तस्वीरें मनोज जी के यहाँ से हमारे पास आई हैं, ये तस्वीर, ओह मेरा गांव, ये तस्वीर खास क्यों है? ये मेरे गांव का वो पेड़ है जिसके तले खेल के मेरा बचपन बीता है। यहाँ बैठ के कभी लिखा भी है? यहाँ बैठ के लिखा है, यहाँ बैठ के सोचा है, यहाँ बैठ के हंसे हैं, यारबाजियां की हैं, प्यार किया है, यहाँ बैठ के रोए हैं, यहाँ बैठ के इश्क किया है। मोहब्बत से भरा एक दिल हो जैसे मेरे बचपन का साथी मेरा गांव। मोहब्बत से भरा एक दिल हो जैसे मेरे बचपन का साथी मेरा गांव। बहुत मीठा है पानी इस कुएं का, बहुत ठंडी है इन पेड़ों की छांव। मैं बरसों बाद लौटा हूं तो जाना ये गांव गीत है सदियों पुराना। जावेद अख्तर साहब। मैं जब यहां जाता हूं तो मैं हो जाता हूं। अब जा पाते हैं अभी? हाँ, अमेठी जाते हैं आप? अमेठी जाता हूं मैं, साल में मुझे लगता है 6 या 7 बार जाता हूं। अच्छा। और यहाँ कोई मेरे साथ फोटो खिंचाने नहीं आता, किसी को इतना सा फर्क नहीं पड़ता कि मैंने लाइफ में क्या किया है। अपने शहर के लोगों को नहीं फर्क पड़ता। मुझे मन्नू बुलाते थे, मन्नू ही बुलाते हैं, मनोज जी नहीं आया किसी के बोलने में, मुंतशिर साहब नहीं आया, मन्नू। और वैसे ही, अरे सुनो, ये भी हुआ है मुश्किल से शायद 6 महीने पहले की बात है। इसी गांव में, इसी जो आप पेड़ दिख रही हैं इसके सामने हमारा घर है, कोई गट्ठर लेके जा रहा था सर पे, पैरा जिसको बोलते हैं, वो लेके, और मुझे देखा, कह रहा अरे सुनो ये जरा हाथ लगाओ उसमें आके। अच्छा, उठाओ। दे डोंट केयर। मैं गया, मैंने रखा सर पे, मेरे साथ मेरा स्टाफ था, सर हम कर देते। मैंने कहा नहीं, इसने तुमको थोड़ी बुलाया है, इसने मुझे बुलाया है, क्योंकि ये मुझे पहले भी बुलाता था। दिस इज वॉट कीप्स मी सेन। मैं अपनी गलियों से बिछड़ा, मुझे ये रंज रहता है, मेरे दिल में मेरे बचपन का गौरीगंज रहता है। क्या बात, और हमेशा रहेगा। अगली तस्वीर पे चलें जी। वाह, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, और मेरे लिए क्या डिस्कवरी वाला दिन था। श्रद्धा सम्मान हमेशा से था,
हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं बहुत उनको फॉलो भी करता रहा, मुझे बड़े हीरो टाइप लगते रहे हमेशा। और हीरो टाइप इसलिए लगते रहे कि आपकी विचारधाराएं अपनी जगह, ये लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है, आप इस तरफ हो उस तरफ हो जिस तरफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने चाय की दुकान से उठ के और भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली हो, कितनी इंस्पायरिंग होगी वो जर्नी। अगर आप उससे कुछ सीखते नहीं हैं तो आपका नुकसान है, इट्स अ लॉस। तो मेरे लिए मोदी जी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ऐसा व्यक्तित्व रहे जिनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, मैं आपको और बताऊं, इस मुलाकात में भी एक बड़ी कमाल की चीज सीखी मैंने इनसे। आप जब अपने नायक से मिलते हैं तो आप औ में होते हैं, आप 10 बातें करते हैं, तो मैं भी बोलते ही गया, आपने ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया, हर चीज मैं बोलने लगा। मुस्कुरा के सुनते रहे, और जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया मुझे कह रहे हैं, नहीं मनोज जी, ज्यादा कुछ नहीं हो पाया है, बहुत काम करना बाकी है। ये कहना उस व्यक्ति का, तब दूसरी बार ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे थे, अब तो तीसरी बार है, सौभाग्य इस देश का, उनका ये कहना, प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी के लिए सत्ता सुख का जरिया हो सकती है, इनके लिए संकल्प सिद्धि का जरिया है। ये जितना आप स्टडी करेंगे इनको आपको समझ में आएगा, और ये स्टडी इस देश में हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। पार्टी लाइन से ऊपर उठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितनी आलोचनाएं करनी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इतनी बड़ी कुर्सी पे होगा, जब देश के लिए नीतियां बना रहा है, पॉलिसीज बना रहा है, कुछ लोगों को वो सही लगेंगी, कुछ लोगों को गलत लगेंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आलोचना ना करें, आप जम के आलोचना करें, लेकिन एक बात आप समझें कि शायद भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना नहीं था, सेवा था। और इनका लालच क्या रहा है जीवन भर, इनकी पूरी हिस्ट्री आप पढ़ें, लालच ये रहा है कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं कहां ज्यादा सेवा कर सकता हूं। गांव में थे तो गांव वालों की सेवा करते थे। पहली कमाई किसी की क्या होती है, इन्होंने एक अपने स्कूल में एक प्ले किया, एक्टिंग की, उसमें जोगीदास खुमन जी का शायद कैरेक्टर प्ले किया, और फर्स्ट प्राइज जीता, और अच्छी खासी रकम थी वो फर्स्ट प्राइज। अपने लिए जूते खरीद लेते, कपड़े खरीद लेते, कुछ भी कर लेते। स्कूल की दीवार गिरी हुई थी, वो बनवाने के लिए दान कर दिया, पूरा का पूरा पैसा। और ऐसा नहीं कि तब इनके मन में कुछ ऐसा रहा होगा कि मैं महान व्यक्तित्व बनूंगा। इट्स जस्ट अबाउट अ किड हु फेल्ट कि यार ये स्कूल की दीवार ना ज्यादा जरूरी है, पहले इसको बनवा देते हैं, जूते कपड़े आते रहेंगे। जो पद मिले वो पद भी आप देखेंगे तो सब इसलिए लिए गए कि हाँ, इस कुर्सी पे बैठ के मैं ज्यादा सर्विस कर सकता हूं। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं शायद ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, चलो ये कुर्सी भी सही, तो सिर्फ पड़ाव रही है, सिर्फ जरिया रही है। और जब ये बात वो कहते हैं कि भाई बहुत काम बाकी है, ये बात सुनते ही मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर याद आई। ये बात मोदी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर से या किसी भी इस देश के महनीय व्यक्तित्व से जोड़ती है, और यही चीज सीखने वाली है। टैगोर, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब मैं रविन्द्रनाथ टैगोर कहता हूं तो मैं उनको महामानव कहता हूं। महामानव इसलिए कि एक इंसान एक जिंदगी में कितना कुछ कर सकता है, इसकी दुनिया में 2 मिसालें मिलती हैं आपको, एक लियोनार्डो दा विंची और दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर। सब कुछ कर लिया, सब कुछ का 10 गुना कर लिया। इतने बड़े राजनेता, इतने बड़े क्रांतिकारी कि अंग्रेजों के पैरों तले से जमीन खींच ली। इतने बड़े पोएट कि एक नहीं 2-2 देशों का नेशनल एंथम लिख दिया। भारतवर्ष के लिए जनगण मन, बांग्लादेश के लिए अमार सोनार बांग्ला। इतने बड़े पोएट, इतने बड़े ऑथर की गीतांजलि लिखी और नोबेल पुरस्कार जीत लिया। फिर भी जब रविन्द्रनाथ टैगोर इस दुनिया से जा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, रोने लगे। उनके सिरहाने उनके एक दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, रविंद्र, मृत्यु सामने आ गई तो तुम भी डर गए? यार मुझे तो लगता था कि तुम तो इन सबसे परे हो, तुमको तो संतत्व प्राप्त हो चुका है। मुझे बड़ा दुख है कि मौत ने तुमको भी घबरा दिया, डरा दिया। तुम्हारी आंख में आंसू। अपने आंसू पोंछते हुए टैगोर ने बोला, ये आंसू इसलिए नहीं है कि मैं जा रहा हूं, मृत्यु सामने खड़ी है, ये आंसू इसलिए है कि परमात्मा ने मुझे इतना विशाल समुद्र दिया था, मैं ज्यादा भर नहीं पाया, कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, और जाने का समय हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर को इस दुनिया से जाते जाते लग रहा था कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो हम और आप क्या है फिर? हम और आप चीज क्या है? जब प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि ज्यादा काम नहीं हुआ है, अभी बहुत काम करना बाकी है, ये चीज मुझे मोटिवेट करती है। मेरे लिए वो मोटिवेशनल फिगर है मोर देन एनीथिंग एल्स। ये फोटो तो बहुत ही खास है। कितनी बगावत करके बॉलीवुड से आपको। ये फोटो बहुत स्पेशल है। सोचें आप कि मैंने ये घोषणा कर दी कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा सिवाय नेशनल अवार्ड के।
और अगले ही साल मुझे मिल गया नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड इतनी बड़ी चीज क्यों हो जाती है? क्योंकि आपका पूल बहुत बड़ा हो जाता है। जब आप जितने भी फिल्मी अवार्ड्स हैं बॉलीवुड के वो आप ले रहे होते हैं तो आपकी फाइट सिर्फ बॉलीवुड के गानों में होती है। यहाँ पूरे देश में जितनी फिल्में बनी हैं, पूरे देश में उस साल जितने South गीत की। लिखे गए, सारी भाषाओं की फिल्में, सारे भाषाओं के गाने, उनमें से कोई एक गीत नेशनल अवार्ड के लिए चुना जाता है। इट्स अ बिग फीट। तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, छुपाऊंगा नहीं अपनी खुशी। आपको मेरे चेहरे पे भी दिख रही है वो खुशी। और मैंने उस वक्त ये महसूस किया, अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि भाई मैंने बहुत शिकायत की थी कि ऐसा क्यों हुआ तेरी मिट्टी के साथ, इतना दोगला व्यवहार क्यों हुआ। लेकिन जिसके भाग्य में समुद्र लिखा हो उसको एक कांच का ग्लास टूट जाने की शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्या बात, वाह। भालू आरू नाम है बेटे का लेकिन मैं भालू कहता हूँ। नीलम ने इसको बहुत सारे निकनेम दिए हुए हैं, बहुत सारे। तो एक दिन नीलम इससे पूछ रही है कि अरे आरू, मैं तुम्हें इतने सारे नामों से बुलाती हूँ तो तुम्हें सबसे प्यारा नाम कौन सा लगता है? वो कह रहा है भालू। नीलम वाज लाइक वो मैंने नहीं दिया है, वो पापा का दिया हुआ है। यस, बहुत इंतजार करवा के आया आरू, बहुत, तकरीबन 12 साल। अच्छा जी, तो 12 साल बाद ये साहब आए और हम तो खैर सारी उम्मीद छोड़ ही चुके थे, मैं और नीलम दोनों। सब कहते थे मेरे आंगन में चांद कभी ना उतरेगा, नन्हे नन्हे पांव लिए मेरे घर से कोई ना गुजरेगा। सब कहते थे, मैं सुनता था, एक उम्र तो यूं ही निकल गई, फिर जाने कहां से तुम आए और मेरी दुनिया बदल गई। अब मैं हूं, मेरे आंगन में लोरियां हैं, किलकारियां हैं, दिन रात गुजरते थे अब तक, अब जीने की तैयारियां हैं। क्या बनाना चाहेंगे इनको? ये जो बनना चाहें, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैंने इनको बस एक बात कही है कि अपने पिताजी जैसा मत बनना, मेरी परछाई बनने की कोई जरूरत नहीं है, बी समथिंग डिफरेंट। और फिर भी ये भी एक तरह की बंदिश ही है ना कि डिफरेंट ही बनना है, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें लगे कि मेरी ही दुनिया में आना है, मतलब लिखने में तुम्हारा शौक है? लिखने का शौक है, म्यूजिक का शौक है, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, बहुत म्यूजिक की तरफ इंक्लाइंड हैं और बहुत कुछ है। अब मैं तो, आप जानती हैं, अगर पुत्र मुंह में बोलने लगा तो बहुत कुछ बोलते जाऊंगा। बस इतना कहूंगा आखिर में कि कदम कदम पे हारा हूं मैं, मेरी अकेली जीत हो तुम, मैंने लिखा जो अपने लिए वो सबसे प्यारा गीत हो तुम। प्रार्थना, टी सीरीज ने प्रार्थना द साउंड ऑफ सनातन के साथ की साझेदारी, ये है उद्देश्य। जी, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना द साउंड ऑफ सनातन, टी सीरीज प्रार्थना, अब उसका पूरा नाम है टी सीरीज प्रार्थना। मैं बहुत आभारी हूं श्री भूषण कुमार का। एक मेरा विजन था कि जो सनातन संगीत है वो बहुत बड़े पैमाने पर पहुंचे, और ये कोशिश मैं टी सीरीज के गानों से करता ही रहा। सारे गाने सुने जाते रहे, बहुत बड़े हिट्स हुए। कुछ के नाम मैंने भी गिनवाए, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, नारायण मिल जाएगा, राम आएंगे, मेरे घर राम आए हैं, मेरे बाबा, ये सब आइकॉनिक हिट्स हुए। लेकिन जो एक कमर्शियल सेटअप है इंडस्ट्री का, उसमें नए कलाकारों को मौका नहीं मिल पाता। अगर कोई मथुरा वृंदावन में बैठ के और राधा रानी के लिए गाता है अच्छे गीत, तो वो कभी नहीं पहुंच पाएगा कि उसके गाने बड़े स्केल पे शूट हों, उस पर बड़ा खर्च किया जाए, अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाए, ये हो नहीं पाता। वो बीच की सीढ़ी प्रार्थना है। प्रार्थना द साउंड ऑफ सनातन हमारा म्यूजिक लेबल है, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि सनातन संगीत को नए कलाकारों के साथ जनमानस तक पहुंचाया जाए। अच्छा, और एक आंदोलन शुरू किया जाए भक्ति गीतों का, एक भक्ति युग। तो बड़े नामों से हटकर भी हम सुनेंगे चीजें। हाँ? बड़े नाम कोई शर्त नहीं है इसमें। इसमें हमने जितने गाने अब तक किए हैं, तकरीबन 25 गाने हम अब तक कर चुके हैं, और सबके सब हमने नए बच्चों के साथ किए हैं। और ये नए बच्चे इतने टैलेंटेड हैं ऋचा जी, नए लिखने वाले। ऐसा नहीं कि मैं सारे गाने लिख रहा हूँ, अच्छा, बाकी लोग लिख रहे हैं, क्योंकि वो दरवाजे सबके लिए खोले। आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छे कंपोजर हैं आप आइए। भूषण जी का और मेरा, हम दोनों का जो बेसिक मोटो है वो यही है कि जैसे एक जमाने में गुलशन जी ने जब टी सीरीज शुरू किया तो उनका पूरा फोकस इस बात पे था कि नया टैलेंट कैसे आगे लाया जाए। तो प्रार्थना का साउंड बना दी उन्होंने, भूषण कुमार जी ने लेगेसी खड़ी कर दी, और आज भी उनका बनाया हुआ ही। मैं उनको भी अपने हीरोज में गिनता हूँ, मेरे वो नायक रहे हैं हमेशा, गुलशन जी। तो उनके बनाए हुए भक्ति गीत, जिस तरह से उन्होंने म्यूजिक को समझा, वो संवेदनशीलता, वो थैंकफुली वो डीएनए से होती हुई भूषण जी में पहुंच गई। मैं इनको हमेशा कहता हूं कि एक थे तानसेन
और एक है कानसेन। आप कानसेन हो, आप बहुत अच्छा सुनते हो। तो जब मेरा ये विजन था कि मुझे प्रार्थना के लिए कुछ करना है, तो भूषण जी ने अपना हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। उन्होंने बोला ठीक है, इसके लिए जो भी मदद चाहिए अब इसको टी सीरीज के साथ जोड़ दो, इट विल बिकम टी सीरीज प्रार्थना द साउंड ऑफ सनातन। और टी सीरीज के पैरों पे ये हमारा जो एंडेवर है वो खड़ा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम अच्छे गीत देश को दे पाएंगे। गुलशन कुमार जी से कुछ आपका मतलब क्या रिश्ता है? हम लोग कमेंट्स पढ़ रहे थे तो बड़े इंटरेस्टिंग, मैं कुछ कमेंट्स देख रही थी, लोग उनसे आपका चेहरा भी मिलाने लगे हैं। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, क्या सॉन्ग गाया है आपने, प्लीज आप अपना ध्यान रखना। गुलशन कुमार जी जैसे लोग ना कर दें आपके साथ, ये तो अलग बात। सॉरी भाई साहब, महादेव जी आपको लंबी उम्र दें। गुलशन कुमार के जुड़वा भाई लग रहे हो, हर हर महादेव। तो एक कुछ और इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि कई लोग लिख रहे हैं कि आप गुलशन कुमार जैसे दिख रहे हैं, गुलशन कुमार जी की याद दिला दिए। हाँ। मनोज भाई आपने गुलशन कुमार जी की याद दिला दी, जय महाकाल। गुलशन कुमार जी की तरह आप भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ सर जी। ये क्या है? मुझे बहुत लोगों ने ये बात कही कि मेरा चेहरा उनसे मिलता जुलता है। बहुत लेट मैंने नोटिस किया। एक दिन बड़ी कमाल की चीज है, मैंने अपना एक डीपी लगाया और मुझे अशोक पंडित जी का फोन आया कि अरे आपने गुलशन जी की फोटो लगाई है, कुछ आज है क्या, मैं विश कर दूं, ऐसा कुछ, मैं भी एक पोस्ट कर दूं। अच्छा। मैंने कहा मैंने गुलशन जी की फोटो लगाई नहीं तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा ये तो मेरी फोटो है। तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू टेल मी। और फिर उसके इमीडिएट बाद मुझे याद है नीरज पांडे जी, नीरज पांडे जी और मैं और भूषण जी, हम लोग एक फिल्म पे काम कर रहे थे, बेबी जो पिक्चर थी अक्षय कुमार जी की। तो सामने बैठे हुए हैं, सामने भूषण जी। अच्छा, भूषण जी की भी शक्ल अपने पिताजी से बहुत मिलती है। तो यहाँ भूषण जी, यहाँ मैं और नीरज पांडे जी। नीरज पांडे जी पर एक नजर मुझे देखते हैं, एक नजर भूषण जी को। मैंने कहा क्या देख रहे हैं सर, आप दोनों की शक्ल बहुत मिलती है। तो मैंने कहा सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतने बड़े आदमी से अगर मेरा चेहरा मिलता है, अगर मैं गुलशन कुमार जी से मिलता हूँ, भूषण कुमार जी से मिलता हूँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ। आप इनसे पूछ लो, इनको शायद बुरा लगे। चलिए, हमारा एक लास्ट सेगमेंट है जिसमें मैं आपको बस कुछ एक बोलूंगी, उस पर आपको आपके पास बोलने के लिए एक पैराग्राफ होगा, लेकिन आपको एक शब्द बोलना है। अरे तो उसमें कुछ लोगों के नाम भी हैं और कुछ जगहों के या उस तरह के नाम भी हैं। तो पहले मैं वो कर लेती हूँ जगहों वाला, ठीक है? जगह और अदरवाइज ऑल्सो टॉपिक कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड और फ्रेज हो सकता है ना? अच्छा, आप धीरे धीरे, अच्छा ठीक है चलिए। हाँ। कोशिश कीजिए वर्ड बिल्कुल ही ना हो पाए तब। ठीक है। अमेठी, मेरी मातृभूमि मेरी जान। आदि पुरुष, गलती। सनातन, अमर रहे। तेरी मिट्टी, श्रेष्ठतम गीत मेरे जीवन का। राजनीति, पॉलिटिक्स, मैं नहीं आऊंगा। फिल्म अवार्ड्स, चाहिए नहीं। कास्ट सिस्टम, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, इरेडिकेट। कास्ट सेंसस, नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन, रिव्यू करने की जरूरत है। अब कुछ लोगों के नाम, ठीक है? ओम राउत, दोस्त। कुमार विश्वास, नो कमेंट्स। योगी आदित्यनाथ, बाबा। नरेंद्र मोदी, युग पुरुष। जीवन में क्या करना है इनसे सीखिए। राहुल गांधी, जीवन में क्या नहीं करना है इनसे सीखिए। कंगना रनौत, दोस्त। भूषण कुमार, साथी। जावेद अख्तर, आइडल। अमिताभ बच्चन, महानायक। अनुराग कश्यप, बदतमीज। आखिरी सवाल, जहां से हमने बात शुरू की थी, आदि पुरुष से, आपको लगता है आप उससे, उस सदमे से उबर चुके हैं, उबरने के रास्ते में हैं, या अभी भी नहीं उबर पाए हैं, या कभी नहीं उबर पाएंगे? अगर ये सदमा सीख में बदल गया तो मैं इसको अच्छा ही मानता हूं, और मैं इससे उबर के नई चीजें सीख रहा हूं। मुझे जो मेरा परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली जिनको लोग फैंस कहते हैं, वो इतना अच्छे से संबल के साथ मेरे साथ खड़े हैं कि वो मुझे उबार ले जाएंगे। उनके हाथों में है, मेरे हाथों में नहीं है। आदि पुरुष से पहले का और आदि पुरुष से बाद का मनोज मुंतशिर शुक्ला कितने बदल गए हैं? मैं बुरा इंसान तो शायद कभी नहीं था, लेकिन अब ज्यादा रूटेड हूँ, ज्यादा कदर करता हूँ, ज्यादा कीमत करता हूँ लोगों की, और ये समझ में आ गया है कि सब कुछ क्षण भंगुर है। जो आपको आज दिख रहा है ये कल जा भी सकता है। ज्यादा सावधान भी होगा? इतना सावधान तो पूरे इंटरव्यू में आपको लगा होगा कि मैं हूं नहीं। जो बोलना है बोलता हूँ। कुछ लाइनें यहाँ से भी निकल जाएंगी जो जिससे विवाद हो सकता है।
हाँ, लेकिन एक बात मैं समझ गया हूँ पेशेंस के साथ कि वक्त अगर अच्छा है तो शुक्र करो, और वक्त अगर बुरा है तो सब्र करो, और ये फेथ रखो कि एक दिन बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आएगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मुंतशिर, इट्स Thank you. ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Same here, absolutely a pleasure and an honor more than anything else. थैंक यू सो मच।